कोठरी का दरवाजा हल्का सा खुला रह गया था, बस इतना कि दालान से एक ठंडी सफेद रोशनी की लकीर अंदर आ सके। अंदर सूखे मसालों, ताजी पिसी कॉफी और उस सन्नाटे की गंध थी जो बड़े घरों में तब होता है जब सब सो रहे होते हैं। वहीं जमीन पर बैठी, पीठ को अलमारी से सटाए, जैसे लकड़ी में समा जाना चाहती हो, राधा कुमारी थी, नौकरानी। उसने सफेद एप्रन के साथ अपना हल्का हरा यूनिफॉर्म पहना हुआ था। बाल एक साधारण कैप के नीचे बौंधे थे और आंखें झुकी हुई थीं, अंदर धांसी हुई थीं, ऐसी उदासी में जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसके कांपते हाथों में दाल चावल की एक प्लेट थी, झूठा खाना जो किसी ने घंटों पहले एक चांदी की थाली में छोड़ दिया था। कांटे से वह चावल के दानों को ऐसे अलग कर रही थी जैसे कोई सिक्के गिनता हो। वह धीरे धीरे खा रही थी, न कि नजाकत से बल्कि डर से। इस डर से कि आवाज उसे पकड़ा देगी, इस डर से कि यह छोटा सा सुकून जल्द ही खत्म हो जाएगा। दालान के आखिरी सिरे पर, उससे कई कदम दूर, राजेश शर्मा गहरे रंग का सूट पहने एक करोड़पति इस तरह रुक गया था जैसे उसके अपने घर के संगमरमर के फर्श ने उसे गर्दन पर मार दिया हो। राजेश ऐसा आदमी नहीं था जिसे रुकने की आदत हो। मुंबई में उसका उपनाम आदर और सावधानी से लिया जाता था। कंपनियों का मालिक, निवेशक, ऐसे आयोजनों में अक्सर मेहमान जहां फ्लैश आपको अंधा कर देते हैं और मुस्कुराहटों का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उस पल, अपने हाथों को शरीर के सामने जोड़े और जबड़ा भींचे हुए, राजेश अपनी हवेली में एक अजनबी लग रहा था। वह नीचे सेवा वाले तल पर पानी का गिलास ढूंढने आया था, क्योंकि नींद न आने की वजह से वह अपने पैरों को घसीट रहा था। और उसे जो दृश्य मिला वह असंभव था। एक औरत छिपी हुई कुछ ऐसा खा रही थी जो उसका नहीं था, इस भाव के साथ जैसे वह अपने अस्तित्व के लिए माफी मांग रही हो। राधा ने उसे देखने से पहले ही उसकी मौजूदगी महसूस कर ली थी। कुछ निगाहें भारी होती हैं। उसने अपना सिर बस कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठाया, इतना कि उसकी आंखों की नम चमक उस आदमी की परछाई से मिली। वह जम गई, कांटा हवा में अटका रह गया, उसका गला सूख गया। साहब, उसने फुसफुसाया और उस शब्द में उसकी सारी गरिमा खो गई जिसे वह अभी भी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। राजेश ने तुरंत जवाब नहीं दिया। खामोशी एक कसे हुए तार की तरह खिंच गई और एकमात्र संगीत पीछे रेफ्रिजरेटर की गुनगुनाहट थी जो बिना किसी भावना के काम कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने अंत में पूछा, ऐसी धीमी आवाज में जितनी वह शायद किसी बोर्ड मीटिंग में भी खुद को बोलने की इजाजत न देता। राधा ने निगलते हुए प्लेट की ओर देखा, जैसे खाना वह सब कुछ समझा सकता था जो वह कहने की हिम्मत नहीं कर रही थी। फिर उसने चीनी मिट्टी के किनारे को अपनी उंगलियों से ऐसे भींच लिया जैसे वह कोई जीवन रक्षक वस्तु हो। माफ करना, मैं परेशान नहीं करना चाहती थी, बस। उसके होंठ कांपे। बस भूख लगी थी। भूख शब्द हवा में तैरता रहा, बदसूरत, असहज, एक महंगे कालीन पर दाग की तरह। राजेश ने उसे ऐसे सुना जैसे वह कोई आरोप हो। कम से कम जोर से तो उस पर नहीं, लेकिन उसका घर, उसका सिस्टम, उसकी सही व्यवस्था, सब अचानक झूठ लगने लगा। राधा ने अपनी नजर झुका ली, सामान्य वार की उम्मीद करते हुए। एक डांट, एक धमकी, घृणा भरी नजर, अपना सामान उठाओ और चली जाओ। उसने यह पहले भी अन्य घरों में, अन्य शहरों में झेला था। उसने पुणे में, चेन्नई में, हैदराबाद में काम किया था। हमेशा वही विशाल दरवाजे, अदृश्य नियम और लोग जो कभी तुम्हारी आंखों में नहीं देखते। स्वाभाविक रूप से उसने कांटे को जोर से पकड़ा, जैसे कि उसे छीना जा सकता था। राजेश ने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। दालान की रोशनी ने उसे मसालों के जारों और आकार के अनुसार सजी बोतलों से भरी अलमारियों के सामने खड़ा कर दिया। जब वह पास आया तो उसने देखा कि राधा हताशा से नहीं बल्कि सावधानी से खा रही थी, जैसे कोई शांति के एक पल को लंबा करने की कोशिश कर रहा हो। उसने उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे, उसकी उंगलियों के पोरों की सूखी त्वचा, यूनिफॉर्म की आस्तीन का फटा हुआ किनारा भी देखा। ऐसे विवरण जो ऊपर रहने वाले कभी नहीं देखते, जहां समस्याएं सिर्फ स्क्रीन पर संख्याएं होती हैं। राधा, उसने कहा, और उसका नाम लेते हुए उसे अजीब लगा, जैसे उसने इसे कभी जोर से नहीं कहा था। तुम ये कब से कर रही हो? उसने फिर निगल लिया। शर्म उसके गले तक बुखार की तरह चढ़ाई। हमेशा नहीं साहब, बस इन दिनों, उसने स्वीकार किया। कभी कभी पूरा नहीं पड़ता। राजेश ने माथे पर बल डाला, इसलिए नहीं कि उसे विश्वास नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग, जो सौदे निपटाने और जोखिमों का अनुमान लगाने के लिए प्रशिक्षित था, इस हकीकत को कहाँ रखे यह नहीं जानता था। पूरा नहीं पड़ता, उसने ऐसे दोहराया जैसे वह किसी और भाषा का वाक्य हो। जो हम तुम्हें देते हैं उससे। राधा ने एक छोटी सी बेजान हौसी हौसी। यह मजाक नहीं था, यह थकान थी। जो मुझे यहां मिलता है उससे मैं कमरा, बस का किराया, मेरी माँ की दवाइयां देती हूं
और जो बचा सकती हूँ बच्चों को भेजती हूँ। उसकी आंखें भर आईं। और जब हफ्ता खत्म होता है तो कुछ नहीं बचता। राजेश को अपने सीने में कोड़ा महसूस हुआ। उसके बच्चे। उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वह जानता था कि राधा समय की पाबंद, शांत, कुशल थी। वह जानता था कि कोई उसकी शिकायत नहीं करता था। वह जानता था कि घर चमकता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यूनिफॉर्म के पीछे एक जीवन था। राधा का हाथ कांपा और कांटा प्लेट से धीरे से टकराया, जिससे वह आवाज हुई जो वह नहीं चाहती थी। उस आवाज ने करोड़पति को उसकी सुन्नता से जगा दिया। मैं तुम्हें इस बात पर नौकरी से नहीं निकालूंगा, राजेश ने लगभग बचाव करते हुए कहा, जैसे उसके चेहरे पर डर का अनुमान लगा रहा हो। किसी को भी खाने के लिए छिपना नहीं चाहिए। राधा ने तेजी से ऊपर देखा, अविश्वासी होकर। उसकी आंखें एक जाल ढूंढ रही थीं। अमीर लोग उसके अनुभव में बिना कुछ लिए कुछ नहीं देते थे। राजेश थोड़ा झुका, लेकिन पूरी तरह से नीचे नहीं बैठा। जैसे उनके बीच की दूरी एक ऐसी खाई थी जिसे वह पार करना नहीं जानता था। तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? उसने पूछा। राधा ने अपने होंठ भींचे। क्योंकि किसे बताएं? उसने कठोर ईमानदारी से जवाब दिया। यहां एक अदृश्य है और जब कोई बोलता है तो बाधा बनता है। उस वाक्य ने राजेश को किसी भी अखबार की सुर्खी से ज्यादा जोर से मारा। अदृश्य। पूरा घर ऐसे लोगों से भरा था जिन्हें वह नहीं देखता था। ऐसे लोग जो उसका जीवन चलाते थे, ऐसे लोग जिन्हें भूख लगती थी। राजेश सीधा खड़ा हुआ, चारों ओर देखा। सही अलमारियां, बुनी हुई टोकरियां, लेबल वाले जार, एक कोठरी जो एक कैटलॉग जैसी लगती थी, और फिर भी एक औरत जमीन पर बैठी झूठा खाना खा रही थी, जैसे कोई अपराध कर रही हो। दालान में कहीं एक घड़ी ने धीरे से घंटा बजाया। वर्षों में पहली बार राजेश को महसूस हुआ कि समय उसका नहीं था। आओ, उसने अचानक कहा, और उसका लहजा न तो आदेश था और न ही डांट, बल्कि कुछ और अनाड़ी सा, एक जल्दबाजी थी। राधा तनाव में आ गई। साहब, मैं खत्म कर दूंगी, और नहीं, आओ कृपया, राजेश ने जोर दिया। और वह शब्द कृपया उसे अजीब और भारी लगा। वह हिचकिचाई। फिर सावधानी से उसने प्लेट एक तरफ रखी, अपनी हथेली से होंठ पोंछे और खड़ी हो गई। उसके घुटने हल्के से चरमराए। राजेश ने उस विवरण को भी देखा, जमा हुई शारीरिक थकान। वे दालान में चुपचाप चले। करोड़पति आगे चल रहा था, लेकिन हमेशा के घमंडी आत्मविश्वास के साथ नहीं। वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई अंधेरे कमरे में कुछ खोया हुआ ढूंढ रहा हो। वे मुख्य रसोई में पहुंचे, जो विशाल, आधुनिक थी, चमकदार सतहों के साथ जो रोशनी को दर्शाती थीं। राजेश ने रेफ्रिजरेटर को ऐसे खोला जैसे वह कोई स्वीकारोक्ति हो। उसमें से खाना, रोटी, फल का एक डिब्बा निकाला। फिर उसने राधा की ओर देखा। अगर तुम खाने जा रही हो तो यहीं खाओगी, उसने कहा, एक कुर्सी पर, पानी के गिलास के साथ, बिना छिपे। राधा ने पलकें झपकाईं, गले में फांसने वाले गांठ को निगलते हुए। वह नहीं जानती थी कि उसे धन्यवाद देना चाहिए या रोना चाहिए। रसोई उसके लिए एक पराया इलाका था। हालांकि वह उसमें काम करती थी। यह घर का दिल था, लेकिन कभी उसके जीवन का दिल नहीं। धन्यवाद साहब, उसने फुसफुसाया। राजेश ने अपने हाथों की ओर देखा, जैसे उसे अचानक नहीं पता था कि उनके साथ क्या करना है। मेरा नाम राजेश है, उसने धीरे से ठीक किया। जब कोई और न हो तो तुम मुझे राजेश कह सकती हो। राधा ने मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं निकला। उसने सिर हिलाया। वह मुश्किल से धीरे से बैठी, जैसे कुर्सी नाजुक हो या जैसे वह उस पर बैठने के लायक न हो। राजेश ने उसे पानी दिया। उसने देखा कि राधा सावधानी से पानी पी रही थी, और किसी की नजर में बिना डर के पानी पीने का यह सरल कार्य उसे पूरे घर की सफाई से ज्यादा भारी लगा। और वहीं ठीक उसी पल जब रसोई सच्चाई का एक मंच बन गई, राजेश को लगा कि उसके अंदर कुछ टूट रहा है। यह कोई बड़ा झटका नहीं था, यह एक शांत दरार थी। उसी तरह की दरार जो एक सही दीवार में शुरू होती है और अंततः जो पीछे है उसे दिखाती है। क्योंकि राजेश ने सिर्फ झूठा खाना खाती हुई नौकरानी को नहीं देखा, उसने एक दुनिया ढो रही औरत को देखा। उसने एक ऐसा सिस्टम देखा जिसका वह मालिक और भागीदार था, और अभी तक यह समझे बिना कि कैसे। उसे पता था कि वह तस्वीर उसे फिर कभी सोने नहीं देगी। और आगे बढ़ने से पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर इस दृश्य ने तुम्हारे सीने को कसा, अगर तुम्हें अन्याय और उस उम्मीद का एहसास हुआ कि कुछ बदलेगा, तो यह कहानी तुम्हारे लिए है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो तुम्हें अवाक कर देंगे। और यहाँ हम ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि दिल को भी जगाती हैं। और मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम यह कहानी किस शहर से सुन रहे हो? टिप्पणियों में बताओ। मैं तुम्हें पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि शायद कहीं कोई उतना ही अदृश्य महसूस कर रहा हो जितना राधा ने उस रात महसूस किया था। राजेश काउंटर से टिक गया।
राधा को फिर से खाते हुए देखा। अब छिपी हुई नहीं, लेकिन फिर भी उसकी पीठ झुकी हुई थी। उसने एक निवाला लिया और उसकी आंखें नम हो गईं। वह रोई नहीं, उसने विरोध किया। राधा, जैसे लोग आंसू निगलना सीखते हैं, जैसे वे बर्तन तेजी से बिना आवाज किए धोना सीखते हैं। तुम्हारे बच्चों के नाम क्या हैं? राजेश ने पूछा, आकस्मिक लगने की कोशिश करते हुए, हालांकि उसकी आवाज में एक नया तनाव था। राधा ने जवाब देने से पहले धीरे धीरे चबाया। प्रिया और अर्जुन, उसने कहा। प्रिया 8 साल की है, अर्जुन 5 का। राजेश ने नामों को भीतर ही भीतर दोहराया, जैसे वे कोई पासवर्ड हों। क्या वे तुम्हारे साथ मुंबई में रहते हैं? उसने सिर हिलाया। नहीं, वे भोपाल में मेरी माँ के साथ हैं। मैं जो भेज सकती हूँ भेजती हूँ, और जब पर्याप्त बचा लेती हूँ तो उन्हें देखने जाती हूँ। लेकिन उसने अपना होंठ काट लिया। 3 महीने हो गए हैं उन्हें गले लगाए हुए। राजेश को वह वाक्य एक तेज प्रहार की तरह लगा। उसने अपने बच्चों के बारे में सोचा, जो ऊपर विशाल कमरों में सोए हुए थे, बिना छुए खिलौनों के साथ, नैनियों की देखभाल में। उसने सोचा कि वह कभी कभी मीटिंग के लिए निकलने से पहले उन्हें एक लापरवाह चुंबन कैसे देता था। उसने सोचा कि उसके लिए कल कहना और उस वादे को निभाना कितना आसान था। राधा के लिए कल एक महंगा वादा था। और तुम्हारी माँ? उसने लगभग अनजाने में पूछा। उन्हें फेफड़ों की बीमारी है, राधा ने जवाब दिया। उन्हें इनहेलर की जरूरत है, और कभी कभी डॉक्टर। मैं जो कर सकती हूँ करती हूँ। राजेश ने अपनी नजर झुका ली। मैं जो कर सकती हूँ। वह भी यही कहता था, लेकिन उसकी दुनिया में इसका मतलब 2 निवेशों के बीच चुनना था। राधा की दुनिया में इसका मतलब खाने या दवा खरीदने के बीच चुनना था। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। असहज नहीं, बल्कि भारी, जैसे पूरा घर सुन रहा हो। राजेश रसोई की खिड़की की ओर चला, नरम रोशनी से जगमगाते हुए सही बगीचे की ओर देखा, और उसे शर्म महसूस हुई। यह दिखावे की सतही शर्म नहीं थी, यह एक ज्यादा खतरनाक शर्म थी, जो आपको अपने पूरे जीवन को देखने और खुद से यह पूछने पर मजबूर करती है कि तुम कब असंवेदनशील हो गए। राधा ने शुरू किया, लेकिन वाक्य का अंत नहीं ढूंढ पाई। उसने उसे सतर्कता से देखा, किसी भी तरह के दयालु हाव भाव के साथ एक शर्त आने की आदि थी। राजेश ने गहरी सांस ली। कल मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ प्रशासन कार्यालय चलो, उसने कहा। हम तुम्हारा वेतन और तुम्हारे काम के घंटे और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह सब देखेंगे, ताकि तुम्हें फिर से इससे गुजरना न पड़े। राधा जम गई। डर अचानक लौट आया, लेकिन कुछ और के साथ मिला हुआ था, जो उसकी आंखों को जला रहा था। आशा साहब, मैं कोई परेशानी नहीं चाहती, उसने तेजी से कहा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बताएं। और मैं? तुमने कुछ गलत नहीं किया, राजेश ने दृढ़ता से बीच में टोक दिया। मैं ही था जो बिना जाने कुछ गलत कर रहा था। उन सरल शब्दों ने राधा को ऐसे सांस लेने पर मजबूर कर दिया जैसे वह पानी के नीचे थी। राजेश ने खुद को सीधा उसे देखने पर मजबूर किया। मुझे लगा कि भुगतान करना ही पर्याप्त है, उसने जारी रखा। मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी चेक के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन तुम, उसने दालान की ओर इशारा किया जहां से वे आए थे, तुम मेरे घर में छिपी हुई खा रही थी, ऐसे घर में जहां बहुत खाना है। यह समझ में नहीं आता। राधा ने फिर से अपनी नजर झुका ली, क्योंकि जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसके जैसे लोग बिना कांपे खड़े रहना नहीं जानते। कभी कभी आदत पड़ जाती है, राधा ने बुदबुदाया। शर्म की, मेरा मतलब है। राजेश ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। आदत पड़ जाती है, शब्द ने उसे सिहरन दे दी, क्योंकि उसे भी न देखने की आदत पड़ गई थी। उसी पल ऊपर से एक धीमी आवाज आई, एक छोटी सी कराहट जैसी, एक बच्चे की। राजेश ने अचानक आंखें खोल दी। क्या तुमने सुना? उसने पूछा। राधा ने सिर हिलाया। यह छोटी सिया होगी, उसने कहा, और उसकी आवाज स्वाभाविक रूप से बदल गई, नरम, ममतामयी। कभी कभी उसे बुरे सपने आते हैं। राजेश तनाव में आ गया। सिया उसकी सबसे छोटी बेटी थी, 6 साल की। 1 साल पहले अपनी पत्नी की मौत के बाद से सिया की रातें खराब रहती थीं, और राजेश ने काम में, संख्याओं में, इस विचार में शरण ली थी कि दर्द को नियंत्रण से ठीक किया जा सकता है, लेकिन दर्द नियंत्रण को नहीं समझता। नैनी उसके साथ है, राजेश ने ऐसे कहा जैसे खुद को समझाना चाहता हो। राधा हिचकिचाई। आज नैनी जल्दी चली गई क्योंकि उसका बेटा बीमार हो गया था। मैं कुछ होता तो देखने के लिए रुक गई थी। राजेश को एक और दर्द हुआ। राधा भूखी, थकी हुई, अपने सिर पर दुनिया का बोझ लिए, और फिर भी उसकी बेटी की देखभाल कर रही थी। क्यों? उसने पूछा। और यह बॉस का सवाल नहीं था, यह एक टूटे हुए आदमी का सवाल था। तुम क्यों रुकी? राधा ने लगभग खाली प्लेट की ओर देखा। क्योंकि बच्चों की कोई गलती नहीं होती, उसने जवाब दिया। और क्योंकि जब से आपकी पत्नी नहीं है, यह साफ है कि बच्ची को गले लगाने की जरूरत है।
राजेश ने काउंटर को भींच लिया। सच्चाई उसे चाकू की तरह लगी। उसकी बेटी को गले लगाने की जरूरत थी और वह वहां नहीं था। राजेश सीढ़ियों की ओर चला, लेकिन ऊपर जाने से पहले वह मुड़ा। जब तुम खत्म कर लो तो ऊपर आओ, उसने राधा से कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सिया का कमरा दिखाओ और जब वह जागे तो उसे कैसे शांत करती हो। राधा की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। करोड़पति का ऐसा कुछ सीखने के लिए कहना जो उसकी चिंता का विषय नहीं था, असामान्य था। ठीक है, उसने फुसफुसाया। राजेश धीरे धीरे ऊपर गया। हर सीढ़ी एक फैसले की तरह लग रही थी। जब वह बेडरूम के दालान में पहुंचा तो उसने सिया की कटी कटी आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी। पापा, आवाज छोटी, नाजुक थी। पापा, क्या आप वहां हैं? राजेश दरवाजे के सामने रुका। एक पल के लिए उसे अंदर जाने से डर लगा। यह डर कि क्या कहना है, यह डर कि प्यार भी अनुपस्थिति से खो सकता है। वह अंदर गया। सिया बिस्तर पर बैठी एक टेडी बियर को गले लगाए हुए थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसे देखकर उसने कांपता हुआ हाथ बढ़ाया। मैंने सपना देखा कि मम्मी फिर चली गईं, उसने कहा। राजेश ने निगला, पास आया, बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और हफ्तों में पहली बार अपनी बेटी को इरादे से गले लगाया। जल्दबाजी में नहीं। मैं नहीं जा रहा, उसने वादा किया, हालांकि उसे नहीं पता था कि वह इसे निभा सकता है या नहीं। सिया उसके गले से लिपट गई। मैंने आपको नीचे सुना, उसने बुदबुदाया। आप किससे बात कर रहे थे? राजेश को लगा कि उसका दिल सिकुड़ गया है। राधा से, उसने जवाब दिया। वह यहां काम करती है और उसने मुझे कुछ महत्वपूर्ण समझने में मदद की। सिया थोड़ा दूर हटी और उसे देखा। राधा अच्छी है, बच्ची ने पूर्ण निश्चितता के साथ कहा। जब मैं रोती हूं तो वह मुझे धीरे से गाना गाती है। राजेश ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। यह कैसे संभव था कि उसकी बेटी राधा की अच्छाई को उससे ज्यादा जानती थी। लगभग आधे घंटे बाद राधा दबे दबे कदमों से ऊपर आई। वह दरवाजे पर खड़ी रही जैसे बेडरूम का दालान उसके लिए इलाका नहीं था। राजेश ने उसे सिया के कमरे से देखा। अंदर आओ, उसने कहा। राधा धीरे धीरे अंदर आई। सिया ने उसे देखा और उसका चेहरा चमक उठा। राधा, उसने फुसफुसाया और अपनी बाहें फैलाईं। राधा हिचकिचाई। राजेश की ओर अनुमति के लिए देखा। राजेश ने सिर हिलाया। फिर राधा पास आई और लड़की को इतनी कोमलता से गले लगाया कि हवा में गर्माहट भर गई। सिया ने अपना सिर उसके कंधे पर रखा और राधा ने उसके बालों पर ऐसे हाथ फेरा जैसे यह दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गाऊं? राधा ने पूछा। सिया ने सिर हिलाया। राधा ने धीमी आवाज में एक मीठी लोरी गाना शुरू किया। राजेश कोने से खड़ा होकर देख रहा था, महसूस कर रहा था कि उसके सीने में कुछ ढीला पड़ रहा है, जैसे वर्षों बाद आखिरकार कोई टाई खुल गई हो। जब लड़की शांत हो गई तो राजेश ने धीरे से कहा, ताकि पल न टूटे। राधा, उसने कहा, मुझे यह सब पता नहीं था। वह सिया के बाल सहलाती रही। आप पर बहुत कुछ था राजेश साहब, उसने बिना आरोप लगाए केवल सच्चाई के साथ जवाब दिया। घर को किसी के न होने पर भी काम करते रहने की आदत पड़ जाती है, लेकिन बच्चों को वैसे आदत नहीं पड़ती। राजेश ने उस सीख को एक लहर की तरह महसूस किया। उसकी दुनिया में सब कुछ बदला जा सकता था। एक प्रबंधक, एक आपूर्तिकर्ता, एक कार, एक योजना, लेकिन मां का गले लगाना नहीं। जब सिया सो गई तो राधा सावधानी से उठी, जैसे नींद एक नाजुक चीज हो। राजेश उसके साथ दालान तक गया। धन्यवाद, उसने कहा, और पहली बार वह शब्द वैसा ही लगा जैसा उसे लगना चाहिए था, एक कर्ज की तरह। राधा ने अपनी नजर झुका ली। मैं बस अपना काम कर रही हूं। राजेश ने सिर हिलाया। तुम उससे कहीं ज्यादा कर रही हो। और मैं, उसकी आवाज मुश्किल से टूटी। मैं ऐसे जी रहा था जैसे यहां के लोग सिर्फ फर्नीचर का हिस्सा हों। राधा ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कभी कभी जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति देखना शुरू करता है तो बेहतर होता है कि खामोशी को अपना काम करने दिया जाए। राजेश ने उसे सेवा दालान से दूर जाते हुए देखा और फिर जैसे ही वह कोने से मुड़ने वाली थी, राजेश ने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी घिसी हुई कलाई पर एक धागे का कंगन जिस पर 2 छोटे अक्षर थे, पी और ए, प्रिया और अर्जुन। राजेश वहीं खड़ा रहा। वह कंगन उस जीवन की याद दिला रहा था जिसे राधा दूसरों के बाथरूम साफ करते हुए भी ढो रही थी। यह याद दिला रहा था कि वह नौकरानी नहीं थी, वह एक मां थी। उस रात राजेश अपने कमरे में नहीं लौटा। वह अपने स्टडी में बैठा उन दस्तावेजों को देख रहा था जिनका अब कोई मतलब नहीं था। उसने अपना लैपटॉप खोला, नंबर, कॉन्ट्रैक्ट, बजट देखे, लेकिन जमीन पर झूठा खाना खाती राधा की तस्वीर एक स्थिर फोटो की तरह उसके दिमाग में जल रही थी। हालांकि उसे सबसे ज्यादा क्या तबाह कर रहा था, वह राधा की भूख नहीं थी, वह उसकी अपनी अंधता थी। यह एहसास था कि उसने एक साम्राज्य बनाया था और फिर भी सबसे बुनियादी चीज,
मानवता में विफल रहा था। भोर के करीब उसने दालान में धीमी पदचापें सुनी। यह राधा थी, दिन की शुरुआत के लिए तैयार, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे घंटों पहले शर्म उसके गले में न कांपी हो। राजेश बाहर आया और उसे एक हाव भाव से रोका। राधा, उसने कहा। वह वहीं खड़ी रही। सुप्रभात राजेश साहब। राजेश ने गहरी सांस ली। आज हम इसे ठीक करेंगे, उसने कहा। सिर्फ तुम्हारा वेतन नहीं, सिर्फ खाना नहीं, सब कुछ। राधा भौहें सिकोड़ी, भ्रमित। सब कुछ क्या? राजेश ने चारों ओर देखा। घर, कर्मचारी, दालान जो भूल भुलैया जैसे लगते थे। मेरी जिंदगी, उसने ऐसी ईमानदारी से जवाब दिया जिसने उसे भी डरा दिया। क्योंकि कल रात मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं खाली हूं, और तुम, जो तुम्हें मिलना चाहिए उससे कम में भी मेरे बच्चों की मुझसे बेहतर देखभाल कर सकती हो। राधा ने मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं बोली। कभी कभी सच्चाई शब्दों को छीन लेती है। राजेश एक कदम और पास आया। मैं तुम्हारे बच्चों को मुंबई लाने में मदद करना चाहता हूं, उसने इसे अचानक कह दिया, जैसे अगर उसने तब नहीं कहा तो वह पीछे हट जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास एक गरिमापूर्ण जगह हो और तुम्हें फिर कभी भूखा न रहना पड़े। राधा जम गई। उसकी आंखें डर और संदेह से भर गईं, क्योंकि बड़े वादे अक्सर दर्द लाते हैं। क्यों? उसने फुसफुसाया। बदले में क्या चाहते हैं? राजेश को पेट में मुक्का लगा कि वह ऐसा सोचे। यह तार्किक था। जिंदगी ने उसे अविश्वास करना सिखाया था। कुछ नहीं, उसने कहा, और उसकी आवाज दृढ़ थी। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं बस सही करना चाहता हूं। राधा ने अपना झबड़ा भींच लिया। सही करना, उसने शब्द को परखते हुए दोहराया। सही करना मेरे जैसे लोगों के लिए लगभग कभी नहीं आता। राजेश ने उसे सच्चे दर्द से देखा। तो हम उसे लाएंगे, उसने जवाब दिया, भले ही देर हो जाए। राधा ने निगल लिया, और उसकी आंखों में आशा और आतंक का वह खतरनाक मिश्रण दिखाई दिया। आशा की कुछ आखिरकार बदलेगा, और आतंक की वह झूठ होगा। और इस तरह मुंबई की एक हवेली के दालान में सुबह कोठरी के झारों को रोशन करना शुरू कर रही थी। राजेश शर्मा को लगा कि नियति उससे एक ऐसा कर्ज वसूल कर रही है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था, क्योंकि उसने उस रात जो देखा, झूठा खाना खाने के लिए छिपती एक औरत, वह सिर्फ एक दुखद दृश्य नहीं था, वह एक दर्पण था, और उस प्रतिबिंब को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। लेकिन राजेश को अभी भी सबसे बुरे का पता नहीं था, और न ही उस सच्चाई का जो जागेगी, क्योंकि राधा की कहानी सिर्फ भूख नहीं थी, यह एक दबा हुआ रहस्य था। एक ऐसा रहस्य जो जब सामने आएगा तो उस घर को उसकी नींव से हिला देगा और करोड़पति के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। शर्मा हवेली में सुबह अलग तरह से हुई। हालांकि पहली नजर में कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा था। सूरज मुख्य डाइनिंग हॉल की विशाल खिड़कियों से अंदर आ रहा था। लंबी पॉलिश लकड़ी की मेज को रोशन कर रहा था, जहां हर प्लेट गणितीय सटीकता के साथ रखी गई थी। ताजे बनी कॉफी की सुगंध टोस्टेड ब्रेड और ताजे संतरे के रस के साथ मिल रही थी। सब कुछ हमेशा की तरह एकदम सही लग रहा था। लेकिन राजेश शर्मा के भीतर कुछ अब मेल नहीं खा रहा था। वह मेज के सिरहाने खड़ा था, मुंबई की हल्की गर्मी के बावजूद अपना जैकेट पहने हुए। वह 1 घंटे से ज्यादा नहीं सोया था। कोठरी के फर्श पर बैठी राधा की छवि झूठा खाना ऐसे खा रही थी जैसे वह कोई अपराध हो, बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। हर बार जब वह आंखें बंद करता था तो उसे उसके हाथों का कांपना, भूख शब्द कहते समय उसकी आवाज में डर दिखाई देता था। रसोई से राधा सीखी हुई दिनचर्या के साथ डाइनिंग हॉल को देख रही थी। वह सटीक, शांत गति से नाश्ता परोस रही थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि घंटों पहले वह छिपी हुई थी, पकड़े न जाने की प्रार्थना कर रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग गहराई थी, जैसे उसे भी पता था कि घर के अदृश्य संतुलन में कुछ हिल गया था। सिया अपनी गुलाबी पजामे और बिखरे बालों के साथ सीढ़ियों से नीचे आई। सुप्रभात पापा, उसने अभी भी नींद से भरी आवाज में कहा। राजेश ने उस सुबह उसे अलग तरह से देखा, न कि एक व्यवसायी की तरह जो काम के घंटों की समीक्षा करता है, बल्कि एक पिता की तरह जिसे अभी अभी एहसास होना शुरू हुआ था कि वह क्या खो रहा था। सुप्रभात राजकुमारी, उसने जवाब दिया, और इस बार उसकी मुस्कान वास्तविक थी। सिया ने चारों ओर देखा। राधा जाग गई है। राजेश ने अपनी बेटी के उस नाम को स्वाभाविक रूप से बोलने का तरीका देखा। वह नौकरानी नहीं थी, वह राधा थी। हाँ, उसने जवाब दिया, वह रसोई में है। सिया कुर्सी से उतर गई और दरवाजे की ओर दौड़ी। राधा हाथ में एक कपड़ा लिए दिखाई दी, उत्साह से हैरान। सुप्रभात मेरी बच्ची, उसने मिठास से अभिवादन किया। सिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गले लगा लिया। इस सरल और सहज हाव भाव ने राजेश के सीने को ऐसे कस लिया जैसे कोई उसे एक ऐसा दृश्य दिखा रहा हो जिसे उसे महीनों पहले देखना चाहिए था। नाश्ते के दौरान राजेश ने ऐसे विवरण देखे जो पहले ध्यान नहीं देते थे।
उसने देखा कि राधा कैसे विवेकपूर्ण ढंग से देखती थी कि सिया ठीक से खा रही है। उसने देखा कि वह बच्ची के मांगने से पहले ही गिलास उसके पास कैसे ले आती थी। उसने वह शांत संबंध देखा जो उन जगहों पर बनता है जहां दर्द को सांत्वना की जरूरत होती है। जब बच्चे खत्म कर चुके थे और अपनी गवर्नेंस के साथ बगीचे में चले गए तो राजेश ने राधा को रुकने के लिए कहा। वह थोड़ी तनाव में आ गई। हाँ राजेश साहब, उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओ। उसने मेज के सामने एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। राधा हिचकिचाई, जमीन की ओर देखा। घर के मालिक के सामने बैठना सामान्य बात नहीं थी। बैठने की जरूरत नहीं है, उसने कहने की कोशिश की। हाँ है, उसने शांत दृढ़ता से जवाब दिया। अगर हम बात करने वाले हैं तो हम आमने सामने बात करेंगे। राधा ने सावधानी से आज्ञा मानी। वह कुर्सी के किनारे पर बैठी जैसे किसी भी पल उठने के लिए तैयार हो। राजेश ने गहरी सांस ली। कल रात तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा गुजारा नहीं होता, उसने शुरू किया। मैं जानना चाहता हूं कि तुम ठीक ठीक कैसे जी रही हो। सवाल आरोप नहीं था बल्कि समझने की कोशिश थी। फिर भी राधा ने अपने पीठ के बल पुराने डर को महसूस किया। मैं सहमत वेतन कमाती हूं साहब, मैं शिकायत नहीं करती, उसने स्वचालित रूप से कहा। राजेश ने सिर हिलाया। मैं सही जवाब नहीं सुनना चाहता, मैं सच्चाई सुनना चाहता हूं। इस बारीकी ने कुछ बदल दिया। राधा ने ऊपर देखा। पहली बार उसने बॉस को नहीं बल्कि एक भ्रमित व्यक्ति को देखा। मैं इंदिरा नगर की बस्ती में एक कमरा किराए पर लेती हूं, उसने धीरे धीरे शुरू किया। यह छोटा है, साझा है। कभी कभी पानी चला जाता है, कभी कभी बिजली। मैं अपनी माँ को दवाइयों के लिए पैसे भेजती हूँ, प्रिया को स्कूल के लिए नए सामान की जरूरत है। अर्जुन, उसकी आवाज मुश्किल से टूटी, अर्जुन फुटबॉल क्लास में जाना चाहता है। राजेश बिना रोके सुनता रहा। मैंने सोचा था कि मैं ज्यादा बचा पाऊंगी, उसने जारी रखा, लेकिन जब कीमतें बढ़ती हैं तो हमेशा कुछ न कुछ कम पड़ जाता है, और जब कोई थोड़ा सा भी भेजता है तो यहां कम बचता है। तुम्हारे लिए महीने में कितना बचता है? राजेश ने पूछा। राधा शर्मिंदा होकर हिचकिचाई। कुछ हफ्ते, कुछ नहीं। जो सन्नाटा छा गया वह किसी भी डांट से ज्यादा भारी था। राजेश मेज से टिक गया, महसूस कर रहा था कि हर शब्द एक असहज रहस्योद्घाटन था। तुम यहां कितनी बार भूखी रही हो? उसने पूछा। राधा ने अपनी नजर झुका ली, जितनी जरूरी थी ताकि कोई नोटिस न करे। उस वाक्य ने जोरदार चोट की। राजेश को गुस्से और अपराधबोध का मिश्रण महसूस हुआ। तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? उसने उसे क्रूर ईमानदारी से देखा। क्योंकि आप जैसे लोग आमतौर पर यह नहीं सुनते हैं, और क्योंकि जब किसी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो वह बोझ बन जाता है। राजेश ने मुट्ठियां भींच लीं। वह बदलने वाला है। राधा ने माथे पर बल डाला। साहब, आदर के साथ, मैंने यह पहले भी सुना है। राजेश ने उसे घूर कर देखा। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत से वादे सुने हैं, लेकिन यह कोई वादा नहीं है, यह एक फैसला है। वह उठा और खिड़की की ओर चला। उसने बेदागर बगीचे को देखा। सटीक रूप से काटे गए हेज, सब कुछ नियंत्रण में, सिवाय जरूरी चीजों के। आज ही हम तुम्हारा वेतन समायोजित करेंगे, उसने जारी रखा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मैं सभी कर्मचारियों की शर्तों की समीक्षा करना चाहता हूं। किसी को भी यहां खाने के लिए छिपना नहीं चाहिए। राधा के गले में गांठ पड़ गई। इससे परेशानी हो सकती है साहब। किसके लिए? उसने पूछा। वह हिचकिचाई। आपके लिए, कंपनी के लिए, इमेज के लिए। राजेश ने एक छोटी कड़वी हंसी हंसी। मेरी इमेज उन लोगों की गरिमा से ज्यादा नहीं है जो मेरे साथ काम करते हैं। वह वाक्य उन दोनों के बीच हवा में लटक गया। लेकिन राजेश को अभी भी यह नहीं पता था कि कहानी सिर्फ राधा की गरीबी तक सीमित नहीं थी। कुछ और गहरा था, कुछ ऐसा जो उसकी थकी हुई नजर सिया को इतनी तीव्रता से गले लगाने के उसके तरीके को समझाता था। तुम मुझे और क्या नहीं बता रही हो? उसने अचानक पूछा। राधा को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। कुछ नहीं। राजेश ने उसे ध्यान से देखा। कल रात तुमने अपनी मां के बीमार होने का जिक्र किया था, लेकिन जब तुम सिया को गा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी और के लिए गा रही हो। राधा ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। मैं अपने बच्चों के लिए भी वैसे ही गाती हूं, उसने स्वीकार किया। राजेश ने अपना सिर झुकाया। तो मुझे पूरी सच्चाई बताओ। उसने गहरी सांस ली। मेरे पति की 2 साल पहले मौत हो गई थी, उसने आखिरकार कहा। वह एक निर्माण स्थल पर काम करते थे। एक मचान से गिर गए थे। कोई बीमा नहीं था, कोई मुआवजा नहीं मिला। राजेश को अपने सीने में एक तेज झटका लगा। तब से, उसने जारी रखा, मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ हूं। रसोई में सन्नाटा छा गया। बगीचे की दूर की आवाज अजनबी लग रही थी। और इसलिए तुम मुंबई आई? उसने पूछा। राधा ने सिर हिलाया। भोपाल में मुझे स्थायी काम नहीं मिला। यहां कम से कम मेरे पास यह है। इतने बलिदान के लिए एक छोटा सा शब्द।
राजेश को लगा कि उसके आरामदायक जीवन की हर परत ढह रही है। जिस नौकरानी को वह हर दिन देखता था, वह सिर्फ एक शांत कर्मचारी नहीं थी, वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने पति को खो दिया था, जो दूर से बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, जो हर पैसे को सोने की तरह भेजती थी। तुम्हें खाने के लिए छिपना नहीं चाहिए, उसने दृढ़ आवाज में कहा। राधा ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अविश्वास नहीं था, थकान और एक दबी सी आशा थी। राजेश साहब, उसने फुसफुसाया, मैं दान नहीं चाहती, मैं तुम्हें दान नहीं दे रहा, उसने जवाब दिया। मैं तुम्हें न्याय दे रहा हूं। शब्द हवा में गूंज उठा। उसी पल मुख्य दरवाजा जोर से खुला। अचानक की आवाज ने उस पल को बाधित कर दिया। यह रोहन था, राजेश का भाई और कई कंपनियों में भागीदार। उसके माथे पर शिकन थी और उसके हाथ में मोबाइल फोन था। राजेश, हमें बात करनी है, उसने तुरंत कहा। अभी। रोहन मेज पर राधा को बैठा देखकर रुक गया। यह यहां क्या कर रही है? उसने अपनी नाराजगी छिपाए बिना पूछा। माहौल तुरंत बदल गया। राधा स्वाभाविक रूप से खड़ी हो गई। माफ करना साहब, उसने बुदबुदाया। राजेश को गुस्से की एक चिंगारी महसूस हुई। यह यहां है क्योंकि मैंने इसे बैठने के लिए कहा था, उसने ठंडेपन से जवाब दिया। रोहन ने अपनी भौं उठाई। तुम कब से सेवा के मामलों को परिवार के साथ मिला रहे हो? राजेश एक कदम आगे बढ़ा। जब से मुझे समझ में आया कि सेवा कोई निचली श्रेणी नहीं है। रोहन ने अविश्वसनीयता से उसकी ओर देखा। क्या हो रहा है? राजेश ने गहरी सांस ली। यह हो रहा है कि कल रात मैंने कुछ ऐसा खोजा जो मेरे अपने घर में नहीं होना चाहिए था। रोहन ने अपनी बाहें मोड़ लीं। और वह क्या था? राजेश ने राधा की ओर देखा, फिर अपने भाई की ओर, कि मेरी एक नौकरानी झूठा खाना खा रही थी क्योंकि उसका वेतन पर्याप्त नहीं था। सन्नाटा तुरंत छा गया। रोहन ने एक छोटी सी हंसी। यह तुम्हारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है। राजेश ने उसे कठोरता से देखा। बेशक यह है, रोहन ने सिर हिलाया। अगर तुम हर कर्मचारी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने लगते हो तो तुम नियंत्रण खो दोगे। राजेश को पुरानी व्यावसायिक तर्क का उसके भीतर खुली नई दरार से टकराना महसूस हुआ। शायद नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, उसने खतरनाक शांति से कहा। रोहन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह अपने सामने वाले आदमी को पहचानता ही नहीं हो। क्या तुम एक भावुक दृश्य पर प्रतिक्रिया दे रहे हो? राजेश एक कदम और आगे बढ़ा। मैं प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैंने पहली बार सच्चाई देखी है। रोहन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। अगर तुम बिना बजट की समीक्षा किए वेतन बढ़ाते हो तो इससे लाभप्रदता प्रभावित होगी। राजेश ने उसे नजरें मिलाकर देखा। तो हम बजट की समीक्षा करेंगे। रोहन ने आह भरी। तुम एक अनावश्यक चीज में पड़ रहे हो। राजेश ने इनकार किया। अनावश्यक यह था कि वह यहां भूखी रहे। राधा चुपचाप खड़ी रही, महसूस कर रही थी कि उसके जीवन पर ऐसे चर्चा की जा रही थी जैसे वह कोई और परियोजना हो। राजेश उसकी ओर मुड़ा। राधा, तुम अभी जा सकती हो। उसने सिर हिलाया और चुपचाप बाहर चली गई, लेकिन दिल जोरों से धड़क रहा था। जब दरवाजा बंद हुआ तो रोहन ने धीमी आवाज में कहा, तुम भावनाओं को अपने फैसलों को निर्देशित करने की अनुमति नहीं दे सकते। राजेश, उसने उसे नई स्पष्टता से देखा। शायद इसलिए मैं इतने समय से खाली था। रोहन ने जवाब नहीं दिया। और जब भाई संख्या और सिद्धांतों पर बहस कर रहे थे, राधा सेवा कक्ष की ओर चल रही थी। उसका दिमाग और उथल पुथल में था। वह नहीं जानती थी कि उस सुबह जो शुरू हुआ था वह उसकी मुक्ति होगी या कुछ ऐसा जिसकी शुरुआत सब कुछ तोड़ सकती थी। क्योंकि कभी कभी जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति बदलने का फैसला करता है तो न केवल उसका जीवन बदलता है, बल्कि प्रतिरोध, रहस्य, छिपे हुए हित भी जागृत होते हैं। और राधा को अभी यह नहीं पता था कि उसके पति की मौत एक साधारण दुर्घटना नहीं थी, और वह सच्चाई जो सालों से दफन थी अब सामने आने वाली थी। और जब ऐसा होता तो न केवल उसकी किस्मत बदलती, बल्कि राजेश की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल जाती। शर्मा हवेली में दिन का बाकी हिस्सा सामान्य नहीं था। कुछ भी नहीं फटा, कोई नहीं चिल्लाया, कर्मचारियों के सामने कोई नाटकीय दृश्य नहीं थे। लेकिन हवा बदल गई थी। यह और भी घनी महसूस हो रही थी, जैसे मुंबई में तूफान आने वाला हो और बादल अभी तक बरसे नहीं है, लेकिन आकाश अब पहले जैसा नहीं है। रोहन के साथ बहस के बाद राजेश अपने स्टडी में बंद हो गया। उसने दरवाजे पर ताला लगा दिया, कुछ ऐसा जो वह शायद ही कभी करता था। डेस्क पर कॉन्ट्रैक्ट, वित्तीय रिपोर्टों वाली फाइलें थीं, विकास ग्राफ और तिमाही अनुमान, वह सब कुछ जिसने सालों से उसके जीवन को परिभाषित किया था। लेकिन अब वे कागज खाली लग रहे थे। उसने लैपटॉप खोला और घरेलू कर्मचारियों के वेतन रिकॉर्ड की समीक्षा करना शुरू कर दिया। हर नाम एक ऐसी कहानी थी जिसके बारे में उसने कभी पूछा ही नहीं था। राधा कुमारी, जूली देवी, सुरेश दास, कार्यकाल, काम के घंटे, वेतन। जैसे ही उसने कर्सर को स्क्रीन पर घुमाया, उसे रोहन के शब्द याद आए।
अगर तुम हर कर्मचारी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने लगते हो तो तुम नियंत्रण खो दोगे। लेकिन नियंत्रण वास्तव में क्या था? एक ऐसा सिस्टम जो उन लोगों को देखे बिना काम करता था जो उसे चलाते थे। राजेश ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं और राधा को फिर से जमीन पर हाथ में दाल चावल की प्लेट लिए देखा। नहीं, वह नियंत्रण नहीं था, वह उदासीनता थी। इस बीच सेवा कक्ष में राधा अपने संकीर्ण बिस्तर के किनारे पर बैठी थी। छोटी सी जगह में एक खिड़की थी जो घर के पीछे की ओर खुलती थी। वहां से वह ऊंची दीवार देख सकती थी जो हवेली को दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग करती थी। एक दीवार जो उसे हमेशा प्रतीकात्मक लगी थी। उसने अपने हाथों में मोबाइल फोन पकड़ा हुआ था। वह स्क्रीन की ओर देख रही थी, हिम्मत नहीं कर रही थी कि कॉल करे। आखिरकार उसने भोपाल में अपनी मां का नंबर डायल किया। नमस्ते, दूसरी ओर से थकी हुई आवाज ने जवाब दिया। मां, मैं हूं। राधा, बेटी, सब ठीक है? राधा हिचकिचाई। हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता। उसकी मां चुप रही। कुछ हुआ? राधा ने गहरी सांस ली। राजेश साहब ने मुझे कल रात कोठरी में खाते हुए देखा। एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। क्या उन्होंने तुम्हें निकाल दिया? उसकी मां ने डरते हुए पूछा। नहीं, यही अजीब बात है। राधा ने फोन को अपने कान से सटा लिया। वह कहते हैं कि मदद करना चाहते हैं, कि वेतन बढ़ाएंगे, कि वह चाहते हैं कि मैं बच्चों को ले आऊं। दूसरी ओर उसकी मां ने गहरी सांस ली। बेटी, सावधान रहना। शब्द भारी पड़ गया। सभी अमीर लोग कुछ उम्मीद किए बिना मदद नहीं करते। महिला ने जारी रखा। तुम यह जानती हो। राधा ने अपने सामने की सफेद दीवार की ओर देखा। हाँ, मुझे पता है। तुम्हें कैसा महसूस होता है? राधा ने आंखें बंद कर लीं। मुझे लगता है कि यह अलग है, लेकिन मुझे डर भी लगता है। उसकी मां ने तुरंत जवाब नहीं दिया। डर कभी कभी रक्षा करता है, उसने आखिरकार कहा, लेकिन यह तुम्हें अवसर देखने से भी रोक सकता है। राधा चुप रही। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मुझसे दूर बड़े हों, उसने फुसफुसाया। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती कि वे किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्भर हों जो अपना विचार बदल सके। तो निर्भर मत रहो, उसकी मां ने जवाब दिया। मदद स्वीकार करो, लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखो। राधा ने सिर हिलाया। हालांकि उसकी मां उसे देख नहीं सकती थी। फोन रखने के बाद वह कुछ मिनट और बैठी अपने पति विजय के बारे में सोचती रही। उस दिन के बारे में जब उसने उसे काम पर जाते देखा और वह फिर कभी नहीं लौटा। विजय जहां काम करता था वह निर्माण कंपनी एक उपठेकेदार की थी। उसे नाम याद था, हालांकि उसने उसे लंबे समय से नहीं बोला था। गंगा बिल्डर्स, वह नाम उसे सिहरन देता था। स्टडी में राजेश ने अपनी समीक्षा में विराम लिया। उसने साइड अलमारी में एक पुरानी फाइल खोली। पिछले निवेशों के दस्तावेज, रियल एस्टेट परियोजनाएं। वह ठीक ठीक क्या ढूंढ रहा था, यह जाने बिना ढूंढ रहा था जब तक कि उसे वह मिल नहीं गया। 3 साल पहले हस्ताक्षरित एक स्थानीय निर्माण कंपनी में एक अल्पसंख्यक भागीदारी का अनुबंध, गंगा बिल्डर्स। राजेश ने माथे पर बल डाला। उसे परियोजना का विवरण याद नहीं था। यह एक व्यापक पोर्टफोलियो के भीतर एक छोटा निवेश था। उसकी टीम पर्यवेक्षण का काम करती थी। वह शायद ही कभी सीधे हस्तक्षेप करता था, लेकिन नाम ने उसे असहज कर दिया। उसने फोन उठाया और अपनी असिस्टेंट को फोन किया। काव्या, मुझे पिछले 5 सालों के गंगा बिल्डर्स के सभी सुरक्षा रिपोर्ट चाहिए। जरूर साहब, उसने अप्रत्याशित अनुरोध से हैरान होकर जवाब दिया। राजेश ने फोन रखा और कुर्सी पर पीछे झुक गया। एक संदेह आकार लेने लगा था। घंटों बाद रोहन बिना दस्तक दिए स्टडी में लौट आया। 2 घंटे में निवेशकों के साथ हमारी मीटिंग है, उसने घोषणा की। राजेश ने ऊपर नहीं देखा। उसे रद्द कर दो। रोहन स्थिर रहा। माफ करना, उसे रद्द कर दो, फिर से शेड्यूल करो। राजेश, तुम नहीं कर सकते। राजेश ने नई दृढ़ता से ऊपर देखा। हाँ, मैं कर सकता हूं। रोहन बढ़ती चिंता के साथ उसे देखता रहा। क्या तुम आवेगी तरीके से काम कर रहे हो? राजेश ने धीरे धीरे इनकार किया। मैं बहुत समय बाद पहली बार होशपूर्वक काम कर रहा हूं। रोहन ने आह भरी। इसका उस नौकरानी से लेना देना है। राजेश चुप रहा। वह जवाब पर्याप्त था। रोहन ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। तुम एक दुखद कहानी के लिए व्यापार को जोखिम में नहीं डाल सकते। राजेश उठा। यह एक दुखद कहानी नहीं है, यह एक अन्याय है। रोहन ने उसे घूर कर देखा। दुनिया अन्याय से भरी है। राजेश एक कदम उसकी ओर बढ़ा। लेकिन यह मेरी छत के नीचे है। शब्द स्टडी में गूंज उठे। रोहन चुप रहा। इस बीच राधा खेल कक्ष में सिया को उसके गृह कार्य में मदद कर रही थी। बच्ची क्रेयॉन से एक घर बना रही थी। प्रिया और अर्जुन कहाँ हैं? उसने अचानक पूछा। राधा ने कोमलता से मुस्कुराया। भोपाल में, मेरी जान। सिया ने माथे पर बल डाला। वे तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते? सवाल सीधा, मासूम था। राधा ने गहरी सांस ली।
क्योंकि कभी कभी बड़ों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है ताकि वे अपने बच्चों को बेहतर चीजें दे सकें। सिया सोचने लगी, यह सही नहीं है। राधा ने उसके बालों पर हाथ फेरा। कभी कभी जिंदगी को न्यायपूर्ण होने में समय लगता है। सिया ने ऊपर देखा। मेरे पापा इसे ठीक कर सकते हैं। राधा के गले में गांठ पड़ गई। तुम्हारे पापा सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अंदर ही अंदर उसका एक हिस्सा यह सोचना शुरू कर रहा था कि शायद इस बार हाँ। दोपहर में काव्या एक मोटी फाइल के साथ स्टडी में पहुंची। यह गंगा बिल्डर्स की रिपोर्ट है, उसने डेस्क पर रखते हुए कहा। राजेश ने पहला दस्तावेज खोला। कार्यस्थल दुर्घटना रिपोर्ट, कर्मचारी का नाम विजय कुमारी। राजेश का दिल एक पल के लिए रुक गया। तारीख 2 साल पहले। कारण, पर्याप्त सुरक्षा बेल्ट के बिना मचान से गिरना। राजेश को अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई। वह पढ़ता रहा। सबूतों की कमी के कारण आंतरिक जांच बंद कर दी गई। कोई औपचारिक मुआवजा नहीं मिला। राजेश ने दांत भींच लिए। कंपनी की उस निर्माण कंपनी में शेयरधारिता थी। वह मुख्य मालिक नहीं था, लेकिन वह उसका हिस्सा था। वह अचानक खड़ा हो गया। रोहन ने इंटरकॉम से फोन किया। अभी आओ। रोहन कुछ मिनट बाद अंदर आया। राजेश ने दस्तावेज को डेस्क पर फेंक दिया। क्या तुम्हें यह पता था? रोहन ने तेजी से पढ़ा। निर्माण में दुर्घटनाएं होती हैं। राजेश ने अविश्वसनीयता से उसकी ओर देखा। यह राधा का पति है। रोहन ने ऊपर देखा और राजेश ने डेस्क पर एक मुक्का मारा। और हम उस कंपनी में निवेशक हैं। रोहन ने माथे पर बल डाला। अल्पसंख्यक, हम संचालन नहीं संभालते, लेकिन हमें लाभ मिलता है। सन्नाटा घना था। रोहन ने ठंडे लहजे में बात की। तुम सीधी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। राजेश ने उसे घूर कर देखा। मैं कानूनी जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। रोहन ने आह भरी। अगर तुम हर निवेश की उस मानदंड पर समीक्षा करना शुरू करते हो तो तुम आधे पोर्टफोलियो को खत्म कर दोगे। राजेश चुप रहा। शायद उसे ठीक यही करना था। उस रात जब घर सामान्य शांति में डूब गया, राधा फिर से कोठरी में गई, छिपने के लिए नहीं, सिर्फ व्यवस्था करने के लिए। वह भरे हुए शेल्फ के सामने रुक गई। उसे पिछली रात याद आई। उसे अब वही शर्म महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन बढ़ती बेचैनी जरूर थी। राजेश दरवाजे पर दिखाई दिया। वह धीरे से मुड़ी। राजेश साहब। उसने उसे अलग तीव्रता से देखा। मुझे तुमसे बात करनी है। राधा को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। क्या यह आज सुबह के बारे में है? राजेश ने इनकार किया। यह तुम्हारे पति के बारे में है। राधा की दुनिया रुक गई। विजय को क्या हुआ? राजेश एक कदम उसकी ओर बढ़ा। मैं कुछ दस्तावेजों की समीक्षा कर रहा था। राधा को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। कौन से दस्तावेज? राजेश ने निगल लिया। जिस निर्माण कंपनी में वह काम करता था, उसमें मेरी कंपनी की हिस्सेदारी थी। सन्नाटा पूर्ण था। राधा ने उसे ऐसे देखा जैसे वह समझ नहीं पाई हो। इसका क्या मतलब है? राजेश ने उसकी नजरें मिलाईं कि परोक्ष रूप से मैं इसमें शामिल था। राधा की अभिव्यक्ति बदल गई। डर की जगह कुछ ज्यादा गहरा ले लिया। दर्द और फिर धीरे धीरे दबा हुआ गुस्सा। क्या आपको पता था? उसने टूटी हुई आवाज में पूछा। नहीं, उसने दृढ़ता से जवाब दिया, लेकिन इससे मैं बरी नहीं होता। राधा एक कदम पीछे हट गई। मेरे पति की मौत इसलिए हुई क्योंकि उनके पास सुरक्षा उपकरण नहीं थे। राजेश ने सिर हिलाया। मुझे पता है, और किसी ने हमारी मदद नहीं की। राजेश ने मुट्ठियां भींच लीं। यह भी मुझे पता है। आंसू राधा के गालों पर लुढ़कने लगे। और अब क्या? उसने पूछा। आप मुझे बताएंगे कि आपको अफसोस है? राजेश को अपराधबोध का बोझ अपने सीने में एक पत्थर की तरह महसूस हुआ। मैं कुछ करूंगा। राधा ने एक कड़वी हौंसी हौंसी। 2 साल बाद। राजेश ने अपनी नजरें हटाए बिना उसे देखा। हाँ, भले ही देर हो जाए। कोठरी में तनाव भर गया। राधा मुश्किल से सांस ले रही थी। मेरे पति को उस कंपनी पर भरोसा था, उसने फुसफुसाया। उन्हें लगता था कि यह सुरक्षित है। राजेश ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। मुझे भी भरोसा था, उसने स्वीकार किया। राधा ने अपनी ठोड़ी उठाई। फर्क यह है कि आपने कुछ नहीं खोया। उस वाक्य ने उसे चीर दिया क्योंकि वह सही थी, लेकिन कुछ बदल रहा था और अतीत, जो दफन लग रहा था, जवाब मांगना शुरू कर रहा था। राधा ने अपने यूनिफॉर्म की आस्तीन से आंसू पोंछे। मुझे आपकी दया नहीं चाहिए। राजेश एक कदम और पास आया। मैं तुम्हें दया नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें न्याय दे रहा हूं। शब्द फिर से गूंज उठा, लेकिन इस बार यह सिर्फ वेतन नहीं था, यह सच्चाई थी। और सच्चाई का मतलब हितों, भागीदारों, कंपनियों, कॉन्ट्रैक्ट्स का सामना करना था। और जब सच्चाई हिलना शुरू करती है तो वह संरचनाओं को हिला देती है। और वह संरचना राजेश शर्मा का साम्राज्य थी। उन दोनों को अभी तक यह नहीं पता था कि गंगा बिल्डर्स एक नए करोड़पति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाला था, और अनियमितताओं को उजागर करना कई लोगों को डुबो सकता था। सवाल अब यह लोगों को बेंदरलामाता नहीं था कि राजेश राधा की मदद करने को तैयार था या नहीं। सवाल यह था कि वह कितना खोने को तैयार था।
और जब एक करोड़पति अपने ही सिस्टम का सामना करने का फैसला करता है तो युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगती। उन शब्दों के बाद कोठरी में सन्नाटा छा गया। राधा अपनी आंखों में दबे हुए गुस्से के साथ स्थिर खड़ी रही, जबकि राजेश ने बिना हटाए अपनी नजरें मिलाए रखीं। पहली बार उनके बीच कोई पदानुक्रम नहीं था, बस दो लोग एक ऐसी सच्चाई का सामना कर रहे थे जो बहुत ज्यादा दर्द देती थी। इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? राधा ने आखिरकार धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा कि आप पैसा कमा रहे थे जबकि मेरे पति बिना सुरक्षा के काम कर रहे थे? राजेश ने तुरंत जवाब नहीं दिया। सही शब्द मौजूद नहीं थे, केवल सच्चाई थी। इसका मतलब है कि मैंने एक ऐसी कंपनी में निवेश किया जिसकी मुझे ठीक से निगरानी नहीं करनी चाहिए थी। उसने स्वीकार किया कि मैंने रिपोर्टों पर बिना सवाल किए भरोसा किया और परोक्ष रूप से एक ऐसे सिस्टम से लाभ उठाया जो विफल रहा। राधा ने निगल लिया। वर्षों का बोझ एक झटके की तरह लौट आया। विफल रहा, उसने लगभग फुसफुसाते हुए दोहराया। यह एक विफलता नहीं थी, यह लापरवाही थी। राजेश ने उस शब्द का प्रभाव महसूस किया। लापरवाही। वह एक कदम उसकी ओर बढ़ी, लेकिन एक अधीनस्थ के रूप में नहीं, एक विधवा के रूप में। मेरे पति बुरी किस्मत से नहीं मरे, वह इसलिए मरे क्योंकि किसी ने सुरक्षा पर खर्च न करने का फैसला किया। हवा और भारी हो गई। राजेश ने गहरी सांस ली। मुझे पता है। नहीं, आपको नहीं पता। उसने दृढ़ता से पलटवार किया। आपने नहीं देखा कि उसे चादर में लपेटकर कैसे लाया गया। आपने मेरे बच्चों को यह पूछते हुए नहीं सुना कि पापा क्यों नहीं जाग रहे हैं। राजेश ने एक पल के लिए अपनी नजर झुका ली, लेकिन फिर उसे फिर से मिलाया। मैंने इसे नहीं जिया, उसने स्वीकार किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अब अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। राधा ने धीरे धीरे इनकार किया। जो जिम्मेदारी बनती है वह तो गुजर चुकी है। वह वाक्य एक फैसले की तरह था। सन्नाटा कई सेकंड तक खिंच गया। बाहर गैरेज में घुसती हुई एक कार की दूर की आवाज ने तनाव को तोड़ दिया। राजेश ने धीमी आवाज में कहा, आंतरिक जांच को बिना औपचारिक मुआवजे के बंद कर दिया गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। राधा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आपको यह कैसे पता? मैंने रिपोर्ट पढ़ी। उसे लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। मुझे कभी उन दस्तावेजों तक पहुंच नहीं मिली। राजेश ने अपना जबड़ा भींच लिया। क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि तुम उन्हें देखो। राधा के दिमाग में विचार बनने लगा। 2 साल से उसने आधिकारिक संस्करण, एक अपरिहार्य दुर्घटना को स्वीकार कर लिया था। दुर्भाग्य, सबूतों की कमी, लेकिन अब एक ऐसे आदमी के हाथ में कागज थे जिसके पास शक्ति तक पहुंच थी। कहानी बदलने लगी थी। आपको ठीक ठीक क्या मिला? राधा ने पूछा। राजेश कोठरी के बाहर की ओर चला। मेरे साथ आओ। वह एक सेकंड के लिए हिचकिचाई, लेकिन उसके पीछे स्टडी में चली गई। अंदर आते ही उसने अंतर महसूस किया। गहरा लकड़ी का काम, ऊंची अलमारियां, फ्रेम किए गए डिप्लोमा, एक ऐसा कार्यालय जहां से अधिकार की गंध आती थी। राजेश ने दरवाजा बंद किया, डेस्क पर फाइल खोली और उसे उसकी ओर घुमाया। राधा अनिश्चित कदमों से पास आई। कागज को छूते ही उसके हाथ कांपने लगे। कार्यस्थल दुर्घटना रिपोर्ट, विजय कुमारी। उसकी आंखें तेजी से पंक्तियों पर चलीं। प्रमाणित सुरक्षा बेल्ट की कमी, अपर्याप्त पर्यवेक्षण, अधूरा रखरखाव रिकॉर्ड। राधा को लगा कि उसकी सांस अटक गई है। वह हमें नहीं बताया गया था, उसने फुसफुसाया। राजेश ने सिर हिलाया। जांच एक अलग घटना के रूप में बंद कर दी गई थी, लेकिन आंतरिक रिपोर्टों में सुरक्षा के बारे में पहले से कई चेतावनियां थीं। राधा ने धीरे धीरे ऊपर देखा। कई? राजेश ने सिर हिलाया। कम से कम 3 पिछली रिपोर्टों में मचानों की संरचना में खतरों का संकेत दिया गया था। राधा के हाथ और तेजी से कांपने लगे। तो वे जानते थे, उसने लगभग बिना आवाज के कहा। कुछ हाँ, और किसी ने कुछ नहीं किया। राजेश चुप रहा। वह सन्नाटा पर्याप्त जवाब था। राधा को अपने सीने में गुस्से की लहर महसूस हुई। मेरे पति की मौत इसलिए हुई क्योंकि किसी ने नए बेल्ट पर पैसा खर्च न करने का फैसला किया। राजेश ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। यह संभव है। संभव शब्द एक घाव पर नमक की तरह था। संभव, उसने अविश्वसनीयता से दोहराया। आपके पास सबूत हैं। राजेश ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। मेरे पास संकेत हैं, लेकिन उन्हें औपचारिक सबूतों में बदलने के लिए हमें एक बाहरी ऑडिट की जरूरत है। राधा एक कदम पीछे हट गई। ऑडिट? हाँ, और इसमें अनियमितताओं को उजागर करना शामिल है जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रभावित कर सकती हैं। राधा तुरंत समझ गई। और इससे आपकी कंपनी प्रभावित होगी? राजेश ने हिचकिचाया नहीं। हाँ, उसने उसे चुपचाप देखा। तो फिर क्यों करें? राजेश ने उसे ऐसे देखा जैसे जवाब स्पष्ट हो। क्योंकि जो सही होता है वह हमेशा सुविधाजनक नहीं होता। राधा को लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया है। सालों से उसने सीखा था कि शक्तिशाली लोग हमेशा सुविधाजनक का चुनाव करते थे। और आपके भाई ने पूछा, क्या वह सहमत नहीं थे? राजेश ने एक हल्की सांस छोड़ी।
रोहन संख्याओं के बारे में सोचता है। मैंने भी बहुत समय तक ऐसा ही किया। और अब? राजेश ने डेस्क पर दस्तावेज की ओर देखा। अब मुझे एक नाम दिखाई देता है, तुम्हारे पति का। सन्नाटा फिर से कमरे में भर गया। राधा डेस्क के सामने कुर्सी पर गिर गई। अगर आप वह जांच खोलते हैं तो परिणाम होंगे। राजेश ने सिर हिलाया। सभी के लिए, यहां तक कि आपके लिए भी। हाँ, राधा ने गहरी सांस ली। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी कंपनी खत्म हो जाए। राजेश ने इनकार किया। मेरी जिंदगी सच्चाई का सामना करने से खत्म नहीं होती। अगर मैं इसे अनदेखा करता हूं तो यह खत्म हो जाएगी। उसने उसे तीव्रता से देखा। आप अब क्या करेंगे? राजेश ने फोन उठाया। आज ही एक स्वतंत्र ऑडिटर से संपर्क करूंगा। राधा को डर और आशा का मिश्रण महसूस हुआ। इसमें महीनों लग सकते हैं। राजेश ने सिर हिलाया। लेकिन यह आज शुरू होगा। उसने उसे तीव्रता से देखा। अगर यह गलत हो जाता है तो आप बहुत कुछ खो सकते हैं। राजेश ने नई शांति से उसकी ओर देखा। शायद मुझे कुछ खोना होगा ताकि मैं जो महत्वपूर्ण है उसे वापस पा सकूं। शब्द उसे निरुत्तर छोड़ गए। घंटों बाद जब ऑडिटर से संपर्क किया गया और पहली हलचल शुरू होने लगी तो घर बाहर से शांत लग रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ हिल रहा था। सिया बिना दस्तक दिए स्टडी में दौड़कर आई। पापा, क्या मैं आपको कुछ दिखा सकती हूं? राजेश उसे देखने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। जरूर राजकुमारी। उसने उसे एक तस्वीर दिखाई। यह 3 आकृतियों वाला एक बड़ा घर था। एक बच्ची, एप्रन पहने, एक महिला और एक आदमी। यह हम हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राधा भी यहां रहती है। दरवाजे पर चिंतित भाव से खड़ी राधा को लगा कि उसका दिल रुक गया है। राजेश ने चुपचाप तस्वीर देखी। तस्वीर सरल थी लेकिन शक्तिशाली। तुमने राधा को यहां क्यों बनाया? उसने पूछा। सिया ने उसे ऐसे देखा जैसे सवाल बेतुका हो। क्योंकि वह हमारी देखभाल करती है। बच्ची की मासूमियत ने संदेश स्पष्ट कर दिया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। राजेश ने एक निर्णय के साथ तस्वीर की ओर देखा जो उसके भीतर बन रहा था। यह सिर्फ कानूनी न्याय का मामला नहीं था, यह परिवार का मामला था। लेकिन हर कोई उस निर्णय को अच्छे नजर से नहीं देखेगा। उसी दोपहर रोहन को निर्माण कंपनी के मुख्य भागीदारों में से एक का फोन आया। हमें सूचित किया गया है कि शर्मा एक बाहरी ऑडिट का अनुरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर से आवाज आई। क्या यह सच है? रोहन ने अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देखा। हाँ, इससे नियामक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। रोहन चुप रहा। अगर यह आगे बढ़ता है तो सभी के लिए परिणाम होंगे। साथी ने चेतावनी दी। रोहन ने धीरे धीरे फोन रखा। उसे पता था कि राजेश एक सीमा पार कर रहा था, और जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति एक सीमा पार करता है तो दूसरे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उस रात राधा अपने छोटे से कमरे में लौट आई। बिस्तर पर बैठी एस और एम अक्षरों वाले धागे के कंगन को देखते हुए अपने बच्चों के बारे में सोचा। उसने सोचा कि क्या हो रहा था। विजय के बारे में सोचा। उसने इस संभावना के बारे में सोचा कि सच्चाई आखिरकार सामने आएगी। लेकिन उसने खतरे के बारे में भी सोचा, क्योंकि एक बड़ी निर्माण कंपनी में भ्रष्टाचार को उजागर करना कोई खेल नहीं था। यह प्रतिशोध ला सकता था और राजेश उनका सामना करने को तैयार था। सवाल यह था कि क्या वह आने वाले समय के लिए तैयार थी, क्योंकि जब सच्चाई अपना रास्ता बनाना शुरू करती है तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। ऑडिट उतनी तेजी से शुरू हुआ जितनी उम्मीद नहीं की गई थी। कोठरी में उस बातचीत के 2 दिन बाद एक बाहरी टीम मुंबई में गंगा बिल्डर्स के मुख्य कार्यालय पहुंची। उन्होंने कोई घोटाले की घोषणा नहीं की, सार्वजनिक संदेह नहीं उठाया। वे सादे सूट में बंद पोर्टफोलियो और अनुरोधों की एक विस्तृत सूची के साथ पहुंचे। रखरखाव रिकॉर्ड, सुरक्षा अनुबंध, विजय कुमार की दुर्घटना से पहले की आंतरिक रिपोर्टें। यह खबर एक शांत झील में पत्थर की तरह गिरी। निर्माण कंपनी के बोर्डरूम में मुख्य परिचालन अधिकारी सुरेश मेहता दस्तावेजों को माथे पर शिकन के साथ देख रहा था। किसने इसे अधिकृत किया? उसने सूखी आवाज में पूछा। शर्मा, वकीलों में से एक ने जवाब दिया। उन्होंने तत्काल समीक्षा की मांग की। सुरेश ने अपना जबड़ा भींच लिया। यह समझौतों में नहीं था। वह अल्पसंख्यक शेयरधारक है। अनियमितताओं के संकेत होने पर उसे असाधारण ऑडिट का अनुरोध करने का अधिकार है। सुरेश ने अपनी उंगलियों से मेज पर धीरे से थपथपाया। यह हमें बर्बाद कर सकता है। इस बीच हवेली में राधा सामान्य दिनचर्या बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, जैसे कुछ भी नहीं हो रहा हो। वह खाना बना रही थी, कमरों को व्यवस्थित कर रही थी, सिया को उसके गृह कार्य में मदद कर रही थी। लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। हर बार जब राजेश का फोन बजता था तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। हर बार जब वह स्टडी से बाहर निकलते समय उसके तनावग्रस्त चेहरे को देखती थी तो उसे लगता था कि अतीत एक तूफान की तरह नजदीक आ रहा था। उस दोपहर राजेश ने उसे फिर से स्टडी में बुलाया।
वह हमेशा की तरह उसी घबराहट के साथ अंदर आई, लेकिन अब कुछ और था। उम्मीद, कोई खबर है? उसने धीमी आवाज में पूछा। राजेश ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। हाँ। सन्नाटा भारी हो गया। ऑडिटर्स को कुछ महत्वपूर्ण मिला है। राधा को लगा कि उसकी सांस अटक गई है। क्या मिला है? राजेश ने लैपटॉप की स्क्रीन उसकी ओर घुमाई। आंतरिक ईमेल, दुर्घटना से हफ्ते पहले पर्यवेक्षकों के बीच संचार। राधा धीरे धीरे पास आई, एक पंक्ति पढ़ी जिससे वह कांप उठी। बेल्ट बदलने से देरी और अतिरिक्त लागत आएगी। अगले चरण तक वर्तमान उपकरण बनाए रखें। तारीख स्पष्ट थी। विजय की मौत से 1 महीने पहले। राधा ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा। वे जानते थे। उसने फुसफुसाया। राजेश ने गंभीरता से सिर हिलाया। उपकरण के घिसने के बारे में औपचारिक चेतावनियां थीं। उन्होंने निवेश को टालने का फैसला किया। राधा के पैर कांपने लगे। वह कुर्सी पर गिर गई। मेरे पति की मौत पैसे बचाने के लिए हुई। वाक्य लगभग अदम्य था, लेकिन स्टडी के अंदर कुछ तोड़ने के लिए पर्याप्त था। राजेश उसके सामने बैठ गया। यह अब सिर्फ लापरवाही नहीं है, यह छिपाना है। राधा ने आंखों में दबे हुए आंसू के साथ उसे देखा। अब क्या होगा? राजेश ने गहरी सांस ली। अगर ऑडिटर्स सीधी जिम्मेदारी की पुष्टि करते हैं तो मामले को कानूनी रूप से फिर से खोला जा सकता है। उसे अंदर से एक झटका लगा। 2 साल बाद? हाँ, नए सबूतों के साथ यह संभव है। राधा ने आंखें बंद कर लीं। 2 साल तक उसने खुद को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था कि यह एक अपरिहार्य दुर्घटना थी। वह इस संस्करण को दोहराती रही ताकि आगे बढ़ सके, ताकि गुस्से से पागल न हो जाए। और अब सच्चाई एक ऐसे घाव को खोल देगी जो कभी नहीं भरा। अगर यह सामने आता है, उसने धीरे धीरे कहा, तो कंपनी बंद हो सकती है। राजेश ने अपनी नजरें मिलाए रखीं। यह कॉन्ट्रैक्ट्स खो सकती है, यह मुकदमों का सामना कर सकती है, और आप भी। सन्नाटा लौट आया। राधा ने अपनी नजर झुका ली। मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। राजेश ने दृढ़ता से इनकार किया। मेरी जिंदगी सच्चाई का सामना करने से बर्बाद नहीं होती। अगर मैं इसे अनदेखा करता हूं तो यह बर्बाद हो जाएगी। उसने उसे कृतज्ञता और डर के मिश्रण से देखा। आप यह वास्तव में क्यों कर रहे हैं? उसने पूछा। राजेश ने जवाब देने से पहले एक पल लिया। क्योंकि उस रात कोठरी में मैंने कुछ समझा था। यह सिर्फ भूख के बारे में नहीं था, यह गरिमा के बारे में था। और अगर मैं इस पर आंखें मूंद लेता हूं तो मैं उसी सिस्टम का हिस्सा बना रहूंगा जिसने तुम्हारे पति को मरने दिया। राधा को लगा कि आंसू आखिरकार निकल रहे हैं। मैं बस यह चाहती थी कि कोई यह पहचाने कि यह उनकी गलती नहीं थी। उसने फुसफुसाया कि यह विजय की लापरवाही नहीं थी। राजेश ने सिर हिलाया। यह उसकी गलती नहीं थी। विश्वास के साथ दिया गया वह कथन एक दर्दनाक मरहम की तरह था, लेकिन माहौल शांत होने से बहुत दूर था। उसी रात रोहन घबराए हुए भाव के साथ स्टडी में आया। साझेदार गुस्से में हैं, उसने घोषणा की। सुरेश मेहता आपको मानहानि के मुकदमे की धमकी दे रहा है। राजेश हिला नहीं। उसे करने दो। रोहन ने अविश्वसनीयता से उसकी ओर देखा। यह मीडिया तक पहुंच सकता है। शायद ऐसा होना चाहिए। रोहन एक कदम आगे बढ़ा। क्या तुम इसे एक राष्ट्रीय घोटाले में बदलने को तैयार हो? राजेश ने शांत दृढ़ता से जवाब दिया। अगर इसका मतलब यह है कि सुरक्षा पर पैसे बचाने के लिए और मजदूर नहीं मरेंगे। हाँ। रोहन ने उसे लंबे समय तक देखा। मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं देखा। राजेश ने थोड़ी देर के लिए अपनी नजर झुका ली। मैंने भी खुद को पहले ऐसा नहीं पहचाना था। राधा, जो दालान से अनजाने में सुन रही थी, को चक्कर और दृढ़ संकल्प का मिश्रण महसूस हुआ। सच्चाई बाहर आ रही थी, लेकिन हर रहस्योद्घाटन के साथ जोखिम बढ़ता जा रहा था। और मुंबई में कहीं सुरेश मेहता सहयोगियों की तलाश में अपरिहार्य को रोकने की कोशिश करते हुए तत्काल फोन कर रहा था, क्योंकि जब पैसा दांव पर होता है तो नैतिकता एक खतरा बन जाती है। और अब खतरे का नाम विजय कुमारी था। सवाल अब यह नहीं था कि लापरवाही थी या नहीं। सवाल यह था कि और कौन जानता था और कौन सब कुछ बचाने के लिए झूठ बोलने को तैयार होगा। शर्मा हवेली में दबाव एक लगातार धड़कन की तरह महसूस होने लगा। यह दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजे पर अभी तक कोई पत्रकार नहीं थे, कोई सुर्खियां नहीं थीं, लेकिन राजेश का फोन लगातार बज रहा था और हर कॉल के साथ सलाह के रूप में छिपी हुई वही चेतावनी आती थी। अच्छी तरह सोच लो, यह तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। बहुत सारे हित शामिल हैं, लेकिन यह अब सिर्फ व्यापार का मामला नहीं था। यह एक आधिकारिक दस्तावेज में विजय कुमारी का नाम था। यह एक ऐसा फैसला था जिसने सालों पहले जीवन से ऊपर बचत को रखा था। उस सुबह ऑडिटर्स एक प्रारंभिक रिपोर्ट के साथ लौटे, जो राजेश की उम्मीद से कहीं ज्यादा ठोस थी। स्टडी में माहौल घना था। राधा वहां मौजूद थी, इस बार राजेश के स्पष्ट फैसले से, कर्मचारी के रूप में नहीं बल्कि प्रभावित पक्ष के रूप में। मुख्य ऑडिटर, एक ग्रे सूट पहने संजय कुमार नाम का व्यक्ति,
ने अपनी फाइल खोली। हमने कई अनियमितताओं की पहचान की है, उसने तकनीकी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। सिर्फ विजय कुमार के मामले में ही नहीं। राजेश ने माथे पर बल डाला। आपका क्या मतलब है? संजय ने मेज पर कई दस्तावेज रखे। उसी कार्यस्थल पर कम से कम 4 पिछली दुर्घटनाएं हुई हैं। सभी सुरक्षा उपकरण की खराबी से संबंधित थे। किसी को भी आधिकारिक तौर पर श्रम अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया था। राधा को अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई। 4, उसने फुसफुसाया। हाँ, संजय ने जवाब दिया, और उनमें से 2 में गंभीर चोटें आई थीं। राजेश ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। यह अब एक अकेली त्रासदी नहीं थी, यह एक पैटर्न था। सुरक्षा बजट के बारे में फैसले कौन अधिकृत करता था? राजेश ने पूछा। संजय ने एक पृष्ठ पलटा। मुख्य परिचालन अधिकारी सुरेश मेहता। लेकिन हमें ऐसे ईमेल भी मिले जहां वह निवेशकों द्वारा मांगे गए लाभप्रदता मार्जिन को बनाए रखने की जरूरत का जिक्र करता है। सन्नाटा छा गया। राजेश समझ गया कि इसका क्या मतलब है। यह सिर्फ परिचालन लापरवाही नहीं थी, यह वित्तीय दबाव था। क्या आपका मतलब हमसे है? उसने नियंत्रित आवाज में पूछा। संजय ने उसकी नजरें मिलाईं। आपकी कंपनी उन शेयरधारकों में से थी जिन्होंने तिमाही प्रदर्शन में वृद्धि का अनुरोध किया था। स्टडी से हवा बाहर निकलती हुई महसूस हुई। राधा ने राजेश की ओर देखा, नफरत से नहीं बल्कि बर्बादी से। राजेश को किसी भी पिछले से ज्यादा जोरदार आंतरिक झटका महसूस हुआ। क्या आप कह रहे हैं कि लाभप्रदता के दबाव ने सुरक्षा लागत में कमी को प्रभावित किया? उसने पूछा। यह अत्यधिक संभव है, संजय ने जवाब दिया। ईमेल में यह स्पष्ट रूप से सुझाया गया है। दस्तावेजों में से एक राधा की ओर खिसका दिया गया। उसने कांपते हाथों से उसे लिया। उसने एक रेखा पढ़ी जिस पर जोर दिया गया था, अगर हम परिचालन खर्चों को समायोजित नहीं करते हैं तो निवेशक समर्थन वापस ले लेंगे। तारीख दुर्घटना से 2 हफ्ते पहले की थी। राधा को लगा कि दुनिया झुक गई है। तो यह सिर्फ डायरेक्टर नहीं था, उसने लगभग अनसुनी आवाज में कहा। यह पूरा एक सिस्टम था। राजेश इस बार उसकी नजरें नहीं मिला सका क्योंकि उसे एक विनाशकारी बात समझ में आ गई थी। हालांकि उसने कोई सीधा आदेश नहीं दिया था, हालांकि वह कार्यस्थल पर मौजूद नहीं था। जिस सिस्टम को उसने बनाने में मदद की थी, उसने वह दबाव बनाया था जिसने आखिरकार विजय को मार डाला था। सन्नाटा कई सेकंड तक खिंच गया। कानूनी तौर पर, संजय ने जारी रखा, सीधी जिम्मेदारी परिचालन प्रशासन पर आती है, लेकिन मीडिया और नैतिक रूप से यह बढ़ सकता है। राजेश ने धीरे धीरे सिर हिलाया। सिफारिश, अगर आप आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो आपको एक कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा और आपके नाम को मामले के साथ सुर्खियों में आने के लिए। राधा ने ऊपर देखा। सुर्खियां? संजय ने आदर से उसकी ओर देखा। हाँ, यह अब सिर्फ एक आंतरिक ऑडिट नहीं है। जब ऑडिटर चला गया तो स्टडी में सन्नाटा छा गया। राजेश खिड़की के पास खड़ा रहा, बेदाग बगीचे की ओर देख रहा था जो अब व्यंग्यात्मक लग रहा था। राधा अभी भी बैठी थी, दस्तावेज अभी भी उसके हाथों में था। आपको नहीं पता था? उसने आखिरकार सन्नाटा तोड़ते हुए कहा। राजेश ने तुरंत जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता था, उसने स्वीकार किया, लेकिन मैं उस तंत्र का हिस्सा था। राधा ने गहरी सांस ली। विजय को आपकी कंपनी पर भरोसा था। वह वाक्य एक छुरी की तरह था। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे भरोसा था कि मेरे साथी नैतिकता से काम करते हैं। राधा धीरे धीरे उठी। क्या आप आगे बढ़ेंगे? राजेश उसकी ओर मुड़ा। हाँ, भले ही वे मुझ पर आरोप लगाएं। हाँ, भले ही मैं कॉन्ट्रैक्ट खो दूं। हाँ। राधा ने उसे लंबे समय तक चुपचाप देखा। तो यह अब सिर्फ मेरे पति के लिए नहीं है। राजेश ने धीरे से इनकार किया। नहीं, यह उन सभी मजदूरों के लिए है जो अभी भी वहां हैं। उसी पल फोन बजा। राजेश ने स्क्रीन की ओर देखा। सुरेश मेहता, शर्मा। सुरेश ने तनाव भरी आवाज में कहा, हमें बात करनी है। मैं सुन रहा हूं, तुम इसे बहुत ज्यादा खींच रहे हो। राजेश ने जवाब नहीं दिया। ऑडिट पहले ही श्रम अधिकारियों तक पहुंच गया है। सुरेश ने जारी रखा। क्या तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है? कि सच्चाई सामने आ रही है। राजेश ने शांत दृढ़ता से जवाब दिया। सुरेश ने एक कड़वी हौंसी हौंसी। सच्चाई लाखों का मुआवजा नहीं देती। राजेश ने फोन को भींच लिया। झूठ से जान जाती है। दूसरी ओर से एक भारी सन्नाटा छा गया। अगर तुम आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ खींच लूंगा। सुरेश ने चेतावनी दी। तुम इससे साफ निकलोगे नहीं। राजेश ने राधा की ओर देखा। मैं साफ निकलने की तलाश में नहीं हूं, मैं सच्चाई के बाहर आने की तलाश में हूं। उसने फोन रख दिया। राधा ने धमकी का वजन महसूस किया। यह सिर्फ एक परेशान व्यवसायी नहीं है, उसने कहा, यह शक्ति वाला व्यक्ति है। राजेश ने सिर हिलाया। और शक्ति असहज होती है जब वह उजागर होती है। उस रात पहली खबर एक डिजिटल पोर्टल पर छपी। गंगा बिल्डर्स सुरक्षा में संभावित अनियमितताओं के लिए जांच के दायरे में विजय कुमार का नाम लेख में दिखाई दिया। राधा ने उसे अपने छोटे से कमरे से पढ़ा।
उसके फाइल के बरात मेकर हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसके पति के नाम के साथ दुर्घटना शब्द नहीं था, बल्कि जांच शब्द था। आंसू उसके चेहरे पर लुढ़क गए। वे सिर्फ दर्द के नहीं थे, वे प्रतिशोध के थे। ऊपर रोहन अपने कार्यालय में इधर उधर टहल रहा था। यह एक आपदा है, वह बुदबुदाया। राजेश बिना दस्तक दिए अंदर आया। यह आपदा नहीं है, यह परिणाम है। रोहन ने निराशा से उसकी ओर देखा। साझेदार एहतियाती तौर पर पूंजी निकाल रहे हैं, उन्हें करने दो, तुम लाखों खो सकते हो। राजेश पास आया। अगर हमने जो बनाया है वह इस तरह की चुप्पी पर टिका है तो शायद उसे ढह जाना चाहिए। रोहन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कहोगे। राजेश ने गहरी सांस ली। मैंने भी खुद को पहले नहीं पहचाना था। नीचे डाइनिंग रूम में सिया फिर से चित्र बना रही थी। राधा उसके पास बैठ गई। तुम क्यों रो रही हो? बच्ची ने मासूमियत से पूछा। राधा ने कमजोर मुस्कान दी। क्योंकि कभी कभी मेरी जान, दुखद चीजें थोड़ी बेहतर होने लगती हैं। सिया ने अपना सिर झुकाया। यह तुम्हारे पति के लिए है। राधा ने सिर हिलाया। हाँ। बच्ची ने उसका हाथ पकड़ा। मेरे पापा ने कहा कि वह सही करेंगे। राधा ने स्टडी की ओर देखा। उसे पता था कि यह फैसला बहुत कुछ बर्बाद कर सकता है, लेकिन उसे यह भी पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसी भोर में राजेश के ईमेल पर एक नई रिपोर्ट आई। ऑडिटर को कुछ और मिला था। एक आंतरिक दस्तावेज जिसे गोपनीय के रूप में चिह्नित किया गया था। एक मेमो जहां सुरेश मेहता ने चेतावनी दी थी कि अगर बाहरी ऑडिट सुरक्षा शर्तों की समीक्षा करते हैं तो निवेशकों के साथ साझा जिम्मेदारी पैदा हो सकती है, जिन्होंने लाभप्रदता मार्जिन के लिए दबाव डाला था। राजेश को एक तेज झटका लगा। साझा जिम्मेदारी, इसमें वह शामिल था, और इस बार दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि एक अभिनेता के रूप में। उसने दस्तावेज को लंबे समय तक देखा। उसे पता था कि अगर वह इसे सार्वजनिक करता है तो निर्माण कंपनी, उसकी प्रतिष्ठा के लिए इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसे यह भी पता था कि इसे छिपाना उसे ठीक वही बना देगा जिसकी उसने हमेशा आलोचना की थी। राधा ने धीरे से स्टडी के दरवाजे पर दस्तक दी। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? राजेश ने सिर हिलाया। वह अंदर आई और उसके चेहरे पर गंभीर भाव देखा। क्या हुआ? राजेश ने स्क्रीन उसकी ओर घुमाई। यह। राधा ने मेमो को धीरे धीरे पढ़ा। जब उसने खत्म किया तो उसने ऊपर देखा। तो आप इसमें शामिल थे? राजेश ने क्रूर ईमानदारी से सिर हिलाया। परोक्ष रूप से, लेकिन हां। सन्नाटा अनंत हो गया। राधा ने गहरी सांस ली। आप क्या करेंगे? राजेश ने उसे घूर कर देखा। इसे स्वीकार करूंगा। शब्द एक निश्चित घोषणा की तरह गिरा। राधा को लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है, क्योंकि वह फैसला सब कुछ बदल देगा। न केवल उसकी कहानी, बल्कि एक ऐसे आदमी की भी जो अपने ही साम्राज्य का सामना करने को तैयार था। और जब एक करोड़पति उन संरचनाओं को ध्वस्त करने का फैसला करता है जो उसे सहारा देती हैं, तो दुनिया कांप उठती है। लेकिन सच्चाई आखिरकार सांस लेना शुरू कर देती है। खबर भोर में बिजली की तरह गिरी। शेयरधारक ने निर्माण कंपनी में सुरक्षा उपायों में कमी से जुड़े वित्तीय दबाव को स्वीकार किया। राजेश शर्मा का नाम राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। कुछ ने उसे बहादुर कहा, कुछ ने उसे अविवेकी कहा, कुछ ने उसे सीधे पाखंड का आरोप लगाया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह सार्वजनिक स्वीकारोक्ति आसान नहीं थी। पिछली रात स्टडी में राजेश घंटों एक कैमरे के सामने बैठे रहे थे। एक रिकॉर्ड किया गया संदेश, बिना सलाहकारों के, बिना वकीलों के, वाक्यों को ठीक करते हुए केवल वह और सच्चाई। मेरा नाम राजेश शर्मा है, उसने दृढ़ लेकिन ईमानदार आवाज में शुरू किया था। सालों तक मैं एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा रहा जिसने सुरक्षा से ऊपर लाभप्रदता को प्राथमिकता दी। हालांकि मैंने कोई सीधा आदेश नहीं दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि निवेशकों द्वारा उत्पन्न वित्तीय दबाव ने उन फैसलों में योगदान दिया जिनकी वजह से जाने गई, जिनमें विजय कुमार की भी जान गई। सार्वजनिक रूप से वह नाम बोलते ही उसके भीतर कुछ बदल गया। यह अब रिपोर्ट में एक डेटा नहीं था, यह एक आदमी था, एक पति, एक पिता था। प्रसारण घंटों के भीतर वायरल हो गया। हवेली में माहौल भारी था। रोहन फोन कान से लगाए घूम रहा था। हम कॉन्ट्रैक्ट खो रहे हैं, वह तनाव में बुदबुदाया। 3 तो पहले ही रद्द हो चुके हैं। राजेश उसे बिना प्रतिक्रिया दिए सुन रहा था। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया? रोहन ने आखिरकार चिल्लाया। तुमने पूरे देश के सामने जिम्मेदारी स्वीकार की। राजेश ने शांति से उसकी ओर देखा। नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की। वह वकीलों के लिए मुकदमे बनाने के लिए पर्याप्त है, तो उन्हें बनाने दो। रोहन ने अविश्वसनीयता से उसकी ओर देखा। तुम जो कुछ भी हमने बनाया है वह सब खो सकते हो। राजेश ने गहरी सांस ली। अगर हमने जो बनाया है वह इस तरह की अन्यायपूर्ण चुप्पी पर टिका है तो शायद उसे ढह जाना चाहिए। भाइयों के बीच लंबा सन्नाटा छा गया। मैं तुम्हें पहचानता नहीं, रोहन ने बुदबुदाया।
राजेश ने एक पल के लिए अपनी नजर झुका ली। मैं भी खुद को पहले नहीं पहचानता था। रसोई में राधा कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे टेलीविजन पर दोहराए गए प्रसारण को देख रही थी। उसने अपना नाम सुना, राधा कुमारी, मृतक कार्यकर्ता की विधवा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि विजय की कहानी अंधेरे से बाहर आएगी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि घर का सबसे शक्तिशाली आदमी कैमरे के सामने खड़ा होगा और आदर के साथ उसका नाम लेगा। सिया दौड़कर आई। राधा, मेरे पापा टीवी पर हैं। राधा ने कमजोर मुस्कान दी। मुझे पता है मेरी जान। बच्ची ने स्क्रीन की ओर देखा। वह सच कह रहे हैं, है ना? राधा ने सिर हिलाया। हाँ, वह सच कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ राहत नहीं लाती, यह परिणाम भी लाती है। उसी दोपहर सुरेश मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। दृढ़ता से उसने सीधी जिम्मेदारी से इनकार किया और घोषणा की कि निर्माण कंपनी राजेश के खिलाफ नुकसानदेह और निराधार बयानों के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी। टकराव अब निजी नहीं था, यह सार्वजनिक था, और जब शक्ति उजागर होती है तो वह प्रतिक्रिया करती है। हवेली में एक काली कार मुख्य गेट के सामने खड़ी हुई। एक सूट पहने व्यक्ति हाथ में फाइल लिए नीचे आया, एक कानूनी नोटिस देने वाला। रोहन ने पीला चेहरा लेकर दस्तावेज लिया। हरजाने का मुकदमा, उसने सूखी आवाज में घोषणा की। मैंने तुम्हें कहा था। राजेश ने लिफाफा बिना कांपे लिया। राधा दूर से दिल थामे देख रही थी। मैं नहीं चाहती कि यह आपकी जिंदगी बर्बाद करे, उसने फुसफुसाया जब वे अकेले थे। राजेश ने अप्रत्याशित शांति से उसकी ओर देखा। मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, बस मुझे पता नहीं था। उसने भौहें सिकोड़ी। आपके पास सफलता थी, पैसा था, एक ठोस कंपनी थी। राजेश ने धीरे से इनकार किया, और मैं खाली था। राधा चुप रही। जिस रात मैंने तुम्हें कोठरी में देखा, उसने जारी रखा, मैं कुछ समझा। यह सिर्फ तुम्हारी भूख नहीं थी, यह मेरी उदासीनता थी। राधा को लगा कि शब्द उसके सीने को चीर रहे हैं। मैं नहीं चाहती थी कि आप अपराधी महसूस करें, उसने कहा। राजेश ने उसे घूर कर देखा। मुझे सहानुभूति महसूस करने के लिए दोषी महसूस नहीं होता, मुझे पहले महसूस न करने के लिए जिम्मेदार महसूस होता है। फोन फिर से बजा। इस बार एक राष्ट्रीय चैनल लाइव इंटरव्यू का अनुरोध कर रहा था। राजेश ने स्वीकार कर लिया। रोहन ने निराशा से उसकी ओर देखा। क्या तुम खुद को उजागर करते रहोगे? राजेश ने सिर हिलाया। हाँ। घंटों बाद दिल्ली के एक टेलीविजन स्टूडियो में राजेश पत्रकार के सामने बैठे थे। राजेश साहब, उसने शुरू किया, कानूनी रूप से इससे बच सकते हुए भी जिम्मेदारी क्यों स्वीकार करें? राजेश ने अपनी नजरें मिलाए रखीं। क्योंकि कानूनीता हमेशा न्याय के साथ मेल नहीं खाती। क्या आप वित्तीय परिणामों का सामना करने को तैयार हैं? हाँ। और व्यक्तिगत परिणामों का? राजेश ने गहरी सांस ली। मैं पहले से ही अपने फैसलों पर सवाल उठाए बिना बहुत लंबे समय तक जीने का परिणाम झेल रहा हूं। इंटरव्यू एक ऐसे वाक्य के साथ समाप्त हुआ जो ट्रेंड बन गया। यह पैसा खोने के बारे में नहीं है, यह मानवता को वापस पाने के बारे में है। इस बीच भोपाल में राधा की मां आंसू भरी आंखों से टेलीविजन देख रही थी। बेटी, उसने फोन पर फुसफुसाया जब उसने कॉल किया। पहली बार किसी ने स्वीकार किया है कि विजय दोषी नहीं था। राधा चुपचाप रोई। हाँ मां, आखिरकार। लेकिन दबाव बढ़ता रहा। शेयरधारकों ने पूंजी वापस लेना शुरू कर दिया। राजेश की कंपनी के शेयरों में गिरावट आई। रोहन ने फिर से उसका सामना किया। यह एक मुक्त गिरावट है। राजेश ने स्क्रीन पर संख्याओं की ओर देखा। शायद हमें अलग तरह से उठने के लिए गिरना पड़ा। रोहन निरुत्तर रह गया। रात में राजेश सिया के कमरे में गया। बच्ची जाग रही थी। पापा, क्या आप दुखी हैं? राजेश उसके पास बैठ गया। थोड़ा सा, क्योंकि वे आपको टीवी पर डांट रहे हैं। राजेश ने धीरे से मुस्कुराया। ठीक, ऐसा नहीं तो क्यों? राजेश ने उसका छोटा हाथ पकड़ा। क्योंकि सही करना कभी कभी दर्द देता है। सिया ने उसे बचकानी गंभीरता से देखा। लेकिन आप हमेशा मुझसे सच कहने को कहते हैं। राजेश के गले में गांठ पड़ गई। और मैं वही कर रहा हूं। बच्ची ने उसे गले लगा लिया। तो मुझे आप पर गर्व है। वह वाक्य किसी भी खोए हुए अनुबंध से ज्यादा शक्तिशाली था। नीचे सेवा कक्ष में राधा बिस्तर पर बैठी धागे के कंगन को अपनी उंगलियों के बीच दबाए हुए थी। उसने विजय के बारे में सोचा। उसने सोचा कि वह हमेशा उससे कहता था कि गरिमा के साथ जीना महत्वपूर्ण है। उसने दुनिया का सामना करते राजेश के बारे में सोचा और कुछ समझा। यह अब सिर्फ उसके पति के लिए न्याय नहीं था, यह परिवर्तन था। स्टडी में राजेश ने निर्णय के साथ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। आंतरिक पुनर्गठन, सभी संबद्ध कंपनियों के लिए एक स्थायी श्रम सुरक्षा कोष का निर्माण, अनिवार्य बाहरी पर्यवेक्षण। रोहन उसे चुपचाप देख रहा था। क्या तुम वास्तव में पूरा मॉडल बदलने वाले हो? राजेश ने सिर हिलाया। हाँ, इससे मुनाफा कम होगा तो हम मुनाफा कम करेंगे। रोहन ने गहरी सांस ली। मैंने कभी नहीं सोचा था
कि मुझे सिद्धांतों को लाभ से ऊपर चुनना होगा। राजेश ने ऊपर देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह समझूंगा कि सिद्धांतों के बिना लाभ का कोई मतलब नहीं है। बाहर प्रेस में राय बांटने लगी थी। कुछ व्यवसायी उसके रुख की आलोचना कर रहे थे, अन्य अपनी प्रथाओं की समीक्षा करना शुरू कर रहे थे। लहर को अब रोका नहीं जा सकता था और उस तूफान के बीच राधा ने अदृश्य महसूस करना बंद कर दिया। प्रसिद्धि के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि विजय के जीवन को मूल्यवान के रूप में पहचाना जा रहा था। उस रात राजेश कोठरी तक चला, दरवाजे पर रुक गया। उसे पहली घटना याद आई। जमीन पर बैठी औरत, झूठा खाने की प्लेट, शर्म, और उसे समझ में आया कि वह छवि सब कुछ की शुरुआत थी। राधा उसके पीछे दिखाई दी। क्या आप उस रात के बारे में सोच रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। राजेश ने सिर हिलाया। हाँ, मैं भी। वे चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। धन्यवाद, राधा ने आखिरकार कहा। राजेश ने धीरे से इनकार किया। मुझे वह करने के लिए धन्यवाद मत दो जो मुझे शुरू से करना चाहिए था। राधा ने गहरी सांस ली। फिर भी धन्यवाद। सन्नाटा अब तनावपूर्ण नहीं था, यह मानवीय था। कानूनी लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। वित्तीय नुकसान वास्तविक थे, लेकिन कुछ और बड़ा हो रहा था। एक आदमी सिर्फ करोड़पति बनना छोड़ रहा था, वह न्यायपूर्ण होना सीख रहा था। और जब न्याय एक निर्णय बन जाता है तो शक्ति का अर्थ बदल जाता है। लेकिन उन दोनों को अभी तक यह नहीं पता था कि सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक गिरावट नहीं होगी, बल्कि वह खतरा होगा जो उन लोगों से आने वाला था जो सच्चाई को आगे बढ़ने की अनुमति देने को तैयार नहीं थे। धमकी राष्ट्रीय इंटरव्यू के एक हफ्ते बाद आई। यह सार्वजनिक नहीं थी, कानूनी नहीं थी, यह खामोश थी। राजेश के कार्यालय में बिना भेजने वाले के एक लिफाफा दिखाई दिया। अंदर ठंडे अक्षरों में छपा एक ही कागज था। अभी पीछे हट जाओ, वरना पैसे से ज्यादा खो दोगे। राजेश ने कागज को लंबे समय तक बिना कुछ कहे पकड़े रखा। वह भोला नहीं था। वह जानता था कि बड़े हितों को छूना हमेशा परिणाम लाता है, लेकिन धमकी को लिखित, ठोस, निर्देशित देखना अलग था। रोहन संदेश पढ़ने पर सबसे पहले बोला, यह अब सिर्फ प्रतिष्ठा नहीं है। उसने धीमी आवाज में कहा, यह खतरनाक है। राजेश ने सिर हिलाया। मुझे पता है, तुम यहां रुक सकते हो। रोहन ने जोर दिया, तुमने काफी कर लिया। तुमने गलतियां स्वीकार की, तुमने सुरक्षा कोष बनाया। तुम्हें खुद को पूरी तरह से बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। राजेश ने स्टडी की खिड़की से बाहर देखा। बगीचा अभी भी बेदागर था, बाहरी दुनिया शांत लग रही थी। अगर मैं अब रुक जाता हूं तो मैं उन्हें सिखाता हूं कि धमकियां काम करती हैं। रोहन चुप रहा। नीचे रसोई में राधा को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने घर में ऊर्जा के बदलावों को पढ़ना सीख लिया था। उस सुबह हवा तनावपूर्ण थी। राजेश लिफाफा हाथ में लिए सीढ़ियों से नीचे आया। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने धीरे से कहा। राधा ने जो कर रही थी वह छोड़ दिया। वे डाइनिंग रूम में बैठे, उसी जगह जहां सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। राजेश ने कागज मेज पर रखा। राधा ने उसे धीरे धीरे पढ़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह मेरी वजह से है, उसने फुसफुसाया। राजेश ने इनकार किया। यह उसकी वजह से है जो हम कर रहे हैं। राधा ने अपने हाथ भींच लिए। मैं नहीं चाहती कि आपको या आपकी बेटी को इसकी वजह से कुछ भी हो। राजेश ने दृढ़ता से उसकी ओर देखा। सिया ऐसी दुनिया में बड़ी नहीं होगी जहां उसका पिता डर के मारे पीछे हटता है। राधा के सीने में गांठ पड़ गई। लेकिन इसके पीछे शक्तिशाली लोग हैं, मुझे पता है। सन्नाटा लंबा था। क्या आप धमकी की रिपोर्ट करेंगे? उसने पूछा। हाँ, और उसने ऐसा किया। उसने अधिकारियों के सामने पत्र प्रस्तुत किया और उसे सार्वजनिक किया। इस हाव भाव ने और भी ज्यादा मीडिया का ध्यान खींचा। कुछ ने उसे अविवेकी कहा, अन्य उसे खुले तौर पर समर्थन देना शुरू कर दिया। कई श्रमिक संगठनों ने समर्थन की पेशकश की और कुछ अप्रत्याशित हुआ। अन्य मजदूरों ने बात करना शुरू कर दिया। अभियोजक के कार्यालय में गुमनाम ईमेल आए, मजदूरों के बयान जिन्होंने अन्य कार्यों में समान दबावों की पुष्टि की। कहानी अब सिर्फ विजय कुमार की नहीं रही, यह एक प्रतीक बन गई। इस बीच राजेश की कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई। शेयरों में गिरावट, अनुबंध निलंबित। रोहन को परेशान निवेशकों से लगातार कॉल का सामना करना पड़ा। एक रात थककर रोहन बिना बताए स्टडी में आया। हम पतन के कगार पर हैं, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। राजेश ने ऊपर देखा। कितना? रोहन ने गहरी सांस ली। अगर यह जारी रहा तो हमें समूह का कुछ हिस्सा बेचना होगा। सन्नाटा भारी था। राजेश ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपना पूरा जीवन उस साम्राज्य का विस्तार करने के लिए काम किया था। अब वह उसे सिकुड़ते हुए देखने को तैयार था। करो, उसने आखिरकार कहा। रोहन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सच में? हाँ, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? राजेश ने कुछ सेकंड सोचा। मुझे राधा की आंखों में देखने और यह जानने में ज्यादा दर्द होता कि मैं पीछे हट गया। रोहन ने अपनी नजर झुका ली।
मुझे नहीं पता कि मैं आपकी तरह मजबूत हूं या नहीं। राजेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यह ताकत के बारे में नहीं है, यह चुनने के बारे में है कि तुम किस तरह के आदमी बनना चाहते हो। इस बीच भोपाल में प्रिया और अर्जुन अपनी दादी के साथ टेलीविजन देख रहे थे। माँ फिर से खबरों में है, प्रिया ने कहा। दादी ने दबे हुए गर्व के साथ मुस्कुराया। तुम्हारे पापा को गर्व होता। मुंबई में एक अप्रत्याशित कॉल ने सब कुछ बदल दिया। यह श्रम अभियोजक के कार्यालय से था। राजेश साहब, हमारे पास सुरेश मेहता और कई परिचालन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। राजेश ने आंखें बंद कर लीं। क्या इसमें निवेशकों की साझा जिम्मेदारी की समीक्षा शामिल है? दूसरी ओर से एक छोटा सा सन्नाटा छा गया। हाँ, राजेश जानता था कि इसका क्या मतलब है। उसका नाम मामले से जुड़ा रहेगा, लेकिन इसका मतलब कुछ और बड़ा भी था, वास्तविक न्याय। जब उसने फोन रखा तो उसने राधा को ढूंढा। उसे बगीचे में सिया को फूल लगाने में मदद करते हुए पाया। राधा, उसने धीरे से बुलाया। वह उठ गई। कुछ हुआ? राजेश ने सिर हिलाया। मामला औपचारिक रूप से फिर से खुल रहा है। आपराधिक प्रक्रिया होगी। राधा स्थिर खड़ी रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। सच में? हाँ। राधा ने अपने सीने पर हाथ रखा। 2 साल की चुप्पी, 2 साल एक ऐसे संस्करण को स्वीकार करने के जो उसे हमेशा अधूरा लगता था। अब आखिरकार न्याय आगे बढ़ रहा था। आंसू उसके चेहरे पर लुढ़कने लगे। राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं खड़ा रहा। सिया ने भ्रमित होकर दृश्य को देखा। तुम क्यों रो रही हो? राधा बच्ची के सामने घुटनों के बल बैठ गई। क्योंकि कभी कभी मेरी जान, दर्द को जवाब मिलने में देर लगती है, लेकिन जब वह आता है तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। सिया ने उसे गले लगा लिया। वह छवि राजेश की स्मृति में अंकित हो गई। एक महिला जिसे उसकी कोठरी में भूख लगी थी, अब उसकी बेटी को गले लगा रही थी, जबकि न्याय काम करना शुरू कर रहा था। हफ्तों बाद सुरेश मेहता को औपचारिक रूप से तलब किया गया। आंतरिक दस्तावेज सामने आए। वित्तीय दबाव उजागर हुआ। साझा जिम्मेदारी को फाइल में मान्यता दी गई। राजेश ने सार्वजनिक रूप से अपने नैतिक और आर्थिक हिस्से को स्वीकार किया। उसने राधा के परिवार को सीधी मुआवजा दिया, किसी भी न्यायिक दायित्व से परे, लेकिन उसने इसे निजी तौर पर किया, बिना कैमरों के, बिना प्रेस के। एक दिन उसने राधा को स्टडी में बुलाया। डेस्क पर कानूनी दस्तावेज और एक छोटा सा डिब्बा था। आधिकारिक मुआवजा न्यायिक प्रक्रिया से आएगा, उसने कहा। यह स्वतंत्र है। राधा ने डिब्बा खोला, अंदर देखा। संपत्ति का एक अनुबंध था। मुंबई में एक अपार्टमेंट उसके और उसके बच्चों के नाम पर। राधा उसे बिना कुछ बोले देखती रही। यह दान नहीं है, राजेश ने स्पष्ट किया। यह क्षतिपूर्ति है, और यह प्रिया और अर्जुन को तुम्हारे साथ रहने में मदद करने का भी एक तरीका है। राधा रो पड़ी। मुझे नहीं पता कि इसके लिए आपका धन्यवाद कैसे करूं। राजेश ने धीरे से इनकार किया। मुझे धन्यवाद मत दो, मैं भी कुछ फिर से बना रहा हूं। और यह सच था, क्योंकि जब वित्तीय साम्राज्य सिकुड़ रहा था तो उसका व्यक्तिगत जीवन फिर से बन रहा था। उसने सिया के साथ ज्यादा समय बिताया, ज्यादा सुना, ज्यादा देखा। महीनों बाद एक रविवार को हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। उन्होंने व्यापार समूह का कुछ हिस्सा बेच दिया था। गति अधिक शांत थी। राधा अब सेवा कक्ष में नहीं रहती थी। उसके बच्चे मुंबई आ गए थे। प्रिया सिया के साथ बगीचे में खेल रही थी। अर्जुन एक गेंद के पीछे दौड़ रहा था। राजेश छत से दृश्य को देख रहा था। रोहन पास आया। हमने बहुत कुछ खो दिया, उसने कहा। राजेश ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुमने कुछ पाया भी। राजेश ने नीचे देखा, जहां राधा बच्चों के साथ हंस रही थी। हाँ, रोहन ने आह भरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह अंत संभव होगा। राजेश हल्का सा मुस्कुराया। मैंने भी नहीं। उस दोपहर जब मुंबई पर सूरज ढल रहा था, राधा राजेश के पास आई। प्रिया आपसे कुछ कहना चाहती है, उसने कहा। बच्ची दबे दबे कदमों से पास आई। मेरी मां की मदद करने के लिए धन्यवाद। राजेश उसके स्तर तक बैठने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। बच्ची मुस्कुराई और उसी पल राजेश को पूर्ण स्पष्टता के साथ कुछ समझ में आया। पैसा दीवारें बनाता है, लेकिन सहानुभूति पुल बनाती है। उस रात जब सब सो गए, राजेश फिर से कोठरी में गया। वह दरवाजे पर खड़ा रहा, उस छवि को याद करते हुए जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। एक औरत झूठा खाना खाने के लिए छिपती हुई। एक छोटा सा दृश्य, लगभग अदृश्य पल, लेकिन उसके भीतर एक पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त था। उसने गहरी सांस ली और आखिरी सीख को समझा। कभी कभी हमें बदलने के लिए एक बड़ी त्रासदी देखने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी यह पर्याप्त होता है कि हम सीधे उसकी ओर देखें जिसे हमने हमेशा अनदेखा किया। क्योंकि सच्ची शक्ति इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि आप कितना बदलने को तैयार हैं।
जब आप पाते हैं कि आप गलत थे और सच्ची दौलत को संख्याओं में नहीं मापा जाता। इसे गलतियों को स्वीकार करने, जिम्मेदारियां लेने और डर के ऊपर मानवता को चुनने की क्षमता में मापा जाता है। अगर यह कहानी दिल में कुछ छोड़ती है तो वह यह है, कभी भी विवेक के एक छोटे से कार्य के प्रभाव को कम मत समझो, क्योंकि चुप्पी में लिया गया एक फैसला पूरे भाग्य को बदल सकता है। और कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब हम ऊपर देखना बंद कर देते हैं और उनकी आंखों में देखना शुरू कर देते हैं जो हमेशा हमारे सामने थे।